एवरीवन इन दिस लेक्चर वी गोइंग टॉक अबाउट द बैंकिंग। तो बैंकिंग जो हमारा जो सीरीज चल रहा था उसमें वी हैव कवर्ड टिल 4.3 डोज। ठीक है, ये दिस द लास्ट डोज और इसमें हम लोग वी गोइंग टू कंपाइल एंड कंक्लूड द बैंकिंग। फिर उसके एंड में आई प्रोवाइड यू 25 सुपर हाई क्वालिटी एमसीक्यूज इन अ प्रैक्टिस शीट। उसको प्रैक्टिस करके आपके जो कॉन्सेप्ट में गैप है यू विल फिल दैट। ठीक है, नाउ सी व्हाट वी विल डू। इसके पहले विल ट्राई टू टेक अ क्विक रीकैप जो हमने पहले क्या देखा है। सो बेसिकली व्हाट वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस थिंग वी हैव टॉक्ड अबाउट, सी इसको समझो पहले। ये बेसिक आपके बैंकिंग का स्ट्रक्चर है। अगर ये समझ में आ गया तो सारी चीज़ें आपके दिमाग में एक टाइमलाइन में फिक्स होंगी कि फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज होते हैं, मतलब कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए दीज आर द इंटरमीडियरीज। ठीक है, अब दे कैन बी ऑफ 3 टाइप्स। एक होती है बैंकिंग, एक होती है नॉन बैंकिंग और एक होती है ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। ठीक है, बैंकिंग के अंदर फिर सब टाइप्स पढ़ेंगे, कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, डिफरेंशियल बैंक। इस डिफरेंशियल बैंक के अंदर पढ़ेंगे हम लोग पेमेंट्स बैंक, विल टॉक अबाउट द स्मॉल फाइनेंस बैंक, विल टॉक अबाउट द आरआरबीज। ठीक है, विल टॉक अबाउट द लोकल एरिया बैंक्स। ठीक है, तो पहले लेक्चर में क्या बात करी हमने, बात कर ली कमर्शियल बैंक के बारे में। वी टॉक्ड अबाउट द डिफरेंशियल बैंक्स, पेमेंट्स बैंक बात कर ली, स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में बात कर लिया, आरआरबी के बारे में बात कर लिया, लोकल एरिया बैंक के बारे में बात कर लिया। तो वी दिस 4 बैंक्स वी ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेक्चर्स। तो ये जब भी हम पढ़ेंगे विल कीप दिस थिंग इन माइंड एंड विल कम बैक टू दिस फॉर आवर टाइम लाइन। ठीक है, ये हम लोग के दिमाग में एक माइंड मैप की तरह काम करेगा। देन देर इज योर NBFCs, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। ऐसी फाइनेंशियल कंपनीज जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन तो करती हैं बट दे आर नॉन बैंकिंग, कि उनका नेचर बैंकिंग से थोड़ा अलग है, राइट। देन देर आर ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस विच लाइक नाबार्ड, एक्जिम, नेशनल हाउसिंग बैंक, सिडबी। ठीक है, तो दीज आर समथिंग विच आर द ऑल इंडिया लेवल की, दे आर काइंड ऑफ द रेगुलेटर। ठीक है, ओके ओके, नाउ क्या पढ़ा एक बार रिवाइज कर लो, क्विक रिकॉल। वी टॉक्ड अबाउट द पेमेंट्स बैंक, ठीक है, वी टॉक्ड अबाउट द स्मॉल फाइनेंस बैंक, ओके, वी टॉक्ड अबाउट द आरआरबी, वी टॉक्ड अबाउट द लोकल एरिया बैंक। इतना बात कर लिया था, ओके। क्या पॉइंटर्स हमने देखे थे, वी टॉक्ड अबाउट कि CRR और SLR किस पे एप्लीकेबल होता है, नहीं होता, इसके बारे में बात कर रहे थे। सर हर बैंक के बारे में वी टॉक्ड अबाउट दिस थिंग, ये CRR SLR किस पे एप्लीकेबल है, किस पे नहीं है। दिन एक और पॉइंटर क्या डिस्कस किया करते थे हम लोग कि PSL किस बैंक पे एप्लीकेबल है और किस पे नहीं है। पेमेंट्स बैंक PSL एप्लीकेबल है। PSL का क्या लॉजिक था कि जो बैंक अगर लेंडिंग कर सकती है, लोन दे सकती है, तो RBI उसको कहती है कि अपने लोन का सर्टेन पार्ट जो है ये इस प्रायोरिटी सेक्टर को क्या करो, आप इन सेक्टर को दो, राइट। और इफ दिस बैंक कैन नॉट गिव द लोन, अभी पेमेंट बैंक तो लोन दे ही नहीं सकता, तो लोन दे नहीं सकता तो इस पर क्या PSL एप्लीकेबल होगा, नहीं होगा। ठीक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक लोन भी दे सकती है, लोन दे सकती है इसका मतलब ये क्रेडिट कार्ड भी इशू कर सकती है। ये सारे आपको कनेक्शन ध्यान रखने होंगे। जो बैंक अगर लोन देगी वो क्रेडिट कार्ड भी इशू करेगी, जो बैंक अगर लोन देगी तो उसके लोन का हिस्सा आपका RBI बोलेगी कि देखो लोन तो दे रहे हो ना, लेकिन एक सेक्टर है उसको प्रायोरिटी देके सेक्टर को लोन दो, दैट्स वाई PSL भी एप्लीकेबल होगा। तो सीखा क्या, द समरी इज कि जो भी बैंक लोन देगी वो क्रेडिट कार्ड भी इशू कर सकती है, जो बैंक लोन देगी उसे PSL भी एप्लीकेबल होगा, राइट। CRR एंड SLR इज एप्लीकेबल ऑन ऑल द बैंक्स, देयर इज नो सच बैंक जिसमें CRR SLR एप्लीकेबल नहीं है, राइट। तो यहाँ तक सब क्लियर है। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि यहाँ तक जो हमने देखा था, तो हमने क्या देख लिया, कमर्शियल बैंक देख लिया, डिफरेंशियल बैंक में पेमेंट्स बैंक, SFB, RRB, LAB सबके बारे में बात कर ली। बचा क्या, कोऑपरेटिव बैंक्स, एंड दैट्स वेयर वी आर गोइंग टू स्टार्ट एंड रिज्यूम। यहाँ से कोऑपरेटिव बैंक से यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो कोऑपरेटिव में बात करेंगे, देन विल टॉक अबाउट कि कोऑपरेटिव बैंक के टाइप्स क्या क्या हैं, अर्बन है, रूरल है, फिर रूरल को डिटेल में बात करेंगे। देन विल टॉक अबाउट कि PACS बहुत इंपॉर्टेंट है, PACS का डिटेल बात करेंगे। देन अब इन कोऑपरेटिव बैंक्स को रेगुलेट कौन करता है, देन उसके रेगुलेटर के बारे में बात करेंगे। देन विल टॉक अबाउट कि कोऑपरेटिव बैंक एंड कमर्शियल बैंक में डिफरेंसेस क्या क्या हैं, ठीक है, ये बात कर लेंगे, ओके। देन विल टॉक अबाउट कि कमर्शियल बैंक और NBFC में डिफरेंस क्या है, ये NBFC में आ गए हम लोग, तो ये वाला पार्ट बैंकिंग कवर कर लिया हमने। नाउ फिर हम लोग नॉन बैंकिंग में आएंगे, तो नॉन बैंकिंग के फीचर्स ये हैं और नॉन बैंकिंग और कमर्शियल में डिफरेंस क्या है वो यहाँ से हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ओके, ऑलराइट। देन विल कम टू दिस AFI, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जो इस पेज में बात करेंगे, ठीक है। जिसमें क्या आ जाएगा, नाबार्ड, सिडबी, नेशनल हाउसिंग बैंक एंड आपका एक्जिम, ठीक है। AFI हो गया। यहाँ से फिर हमारा क्या हुआ कि बैंकिंग का पूरा का टाइप जो है वो खत्म हो गया। नाउ विल टॉक अबाउट समथिंग कॉल्ड एज पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, कि आपने किसी को पेमेंट करा, ठीक है, ये बैंक के गेटवे से होते हुए इट रीच टू द पर्सन यू वांटेड टू, जो आपका रिसीवर है। तो सेंडर से लेके रिसीवर तक के जाने का जो ये है, दिस इंटायर जर्नी इज कॉल्ड एज अ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, कि आपने पेमेंट किया लेकिन बैंक ने उस पेमेंट को सेटल करके आपके रिसीवर तक किस तरीके से पहुंचाया, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम, ठीक है, ऑलराइट। देन विल टॉक अबाउट कि बैंकिंग सेक्टर तो हमने पढ़ लिया कि बैंकिंग सेक्टर के टाइप्स क्या क्या हैं, बैंकिंग सेक्टर किस पे वर्क करता है, पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम में वर्क करता है, कि बैंकिंग किस तरीके से सेटल करता है आपके पैसों को, ठीक है। देन विल टॉक अबाउट कि बैंकिंग में इशूज़ क्या क्या हैं। देन विल टॉक अबाउट उन इशू को डील करने के लिए एक्ट क्या है हमारे पास। देन विल टॉक अबाउट कि बेसल नॉर्म्स ये क्या है, ये भी आपके बैंक के इशू को मिनिमाइज करने के लिए नॉर्म्स है, ठीक है। देन विल टॉक अबाउट कुछ मिसलेनियस चीज़ों के बारे में बात करेंगे एंड देन
विल रैप अप दिस लेक्चर। एक और बात करेंगे LAF एंड MSF, इसके बाद विल एंड दिस लेक्चर। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट थिंग व्हाट विल सी हियर, यहाँ पे कोऑपरेटिव बैंक समझो। देखो, कोऑपरेटिव बैंक्स आर द स्पेशल काइंड ऑफ बैंक्स। हमारा वो कमर्शियल बैंक था, हमेशा ट्राई टू गो बैक टू कोऑपरेटिव बैंक्स। ठीक है, ये सॉरी इज योर कमर्शियल बैंक्स, ये कर लिया हमने। फिर देन इज योर डिफरेंशियल बैंक, इसके अंदर ने पेमेंट बैंक सब कवर कर लिया। नाउ वी आर कवरिंग द कोऑपरेटिव बैंक। सो एवरी टाइम वी आर डूइंग समथिंग वी हैव टू हैव दिस फ्रेमवर्क इन माइंड कि क्या कर रहे हैं। ठीक है, इस अदरवाइज आपका क्या होगा कि हर बार आप यू विल बी इन द डार्क। ठीक है, नाउ सी कोऑपरेटिव बैंक्स को यहाँ जूम करके देखो क्या कह रहा है। इसके टाइप्स जो हैं दे आर कि एक अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, एक रूरल कोऑपरेटिव बैंक। ठीक है, अर्बन के अंदर में दो तरीके के फर्दर सब टाइप्स है, एक सिंगल स्टेट की सिंगल स्टेट में हूँ, एक मल्टी स्टेट जो कि मल्टी स्टेट में। ठीक है, अब एक क्वेश्चन MCQ के लिए क्या बनेगा आपका, दे कैन आस्क यू कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक कैन दे बी कन्वर्टेड टू SFB, स्मॉल फाइनेंस बैंक। सो येस, दे कैन बी कन्वर्टेड टू SFB। दिस इज वन इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर योर MCQ। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि कोऑपरेटिव बैंक को हम रेगुलेट किस एक्ट के अंदर में करेंगे। ठीक है, तो ये देखो, तो अब देखो क्या होता है कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर में हम सारे बैंक को रेगुलेट करते हैं। ठीक है, अब ये एक्ट दो बार हुआ था, एक बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 है, एक 1966 है। तो कोऑपरेटिव बैंक को हम 66 वाले में रेगुलेट करते हैं। ठीक है, और जो कमर्शियल बैंक है, कमर्शियल बैंक को 49 वाले में करते हैं। दोनों बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ही है, बट इसको 49 और इसको 66 वाले में करते हैं। इतना क्लियर है? ओके, नाउ सी, तो रेगुलेशन किस में होता है, कोई ना कोई एक्ट तो पावर देगा ना रेगुलेट करने के लिए RBI को। दिस एक्ट गिव्स RBI द पावर टू रेगुलेट दिस बैंक्स। ठीक है, अब समझो कि इस बैंक को, कोऑपरेटिव बैंक को, ये रूरल स्ट्रक्चर है इसका, कि रूरल एरिया में जो होगा उसको बोलेंगे क्या, रूरल कोऑपरेटिव बैंक। इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ो क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। कि कोऑपरेटिव बैंक का यहाँ पे स्ट्रक्चर देखो, एक है शॉर्ट टर्म, ऐसे है जो शॉर्ट टर्म लोन्स देंगे, एंड एक तरीके रूरल कोऑपरेटिव है जो कि लॉन्ग टर्म देंगे। अब लॉन्ग टर्म वाले को कैसे याद रखोगे, इसके नेम बड़े हैं, एग्जैक्टली रटना नहीं, समझो कि जो भी एग्जाम में ऑप्शन आ गया पूछ लिया अगर कि उसमें से शॉर्ट टर्म कौन है, लॉन्ग टर्म कौन है। तो लॉन्ग टर्म वाले हो जिसका नाम भी लंबा है, दिस इज अ ट्रिक टू रिमेंबर दिस, इसका नाम लंबा सा है। ठीक है, तो दिस इज लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म वाले का आप कैसे याद रखें, शॉर्ट टर्म का स्ट्रक्चर समझो कि एक स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, देन ये PSCS, 3 स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो इस हायरार्की में हम ऊपर से नीचे आएंगे कि पहले स्टेट आ जाएगा, स्टेट लेवल, फिर योर डिस्ट्रिक्ट लेवल, फिर योर PSCS, इस लेवल में हम बढ़ेंगे। ठीक है, तो दीज आर द रूरल कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर। रूरल एरिया में कोऑपरेटिव बैंक का स्ट्रक्चर क्या है। नाउ व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अस इज द PSCS व्हिच इज कॉल्ड एज द प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़। मतलब क्या है इसका, इसको देखो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे इसका मतलब है कि प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़। मतलब इसमें नाम में एक चीज़ क्या मिली आपको, इसका वर्ड एसोसिएशन करो क्या मिलेगा आपको कि क्रेडिट, क्रेडिट का मतलब क्या होता है, लोन। इसका मतलब कि ये एग्रीकल्चर रिलेटेड लोन देंगी। ठीक है, ओके। अब जो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर एग्जाम इज दैट कि इसको RBI रेगुलेट नहीं करती। PSCS आर नॉट रेगुलेटेड बाय RBI, इट इज़ बियॉन्ड RBI, इट इज़ बियॉन्ड द जुरिसडिक्शन ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। तो बैंकिंग से नहीं होता, RBI इसको रेगुलेट नहीं करती। तो रेगुलेट करेगा कौन, इट इज़ अंडर द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर MCQ एग्जाम। ठीक है, ओके। सेकंड, DCCP पे ऑलरेडी UPSC ने क्वेश्चन पूछ रखा है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, ये PYQ का आपका पार्ट है। ठीक है, ये PYQ में आ चुका है। तो PSCS कैन कम एनी टाइम, इस साल आपके PT में भी है ये। ओके, नाउ दीज आर नॉट बैंक्स, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन पॉइंट, ये चारों पॉइंटर आपके MCQ के लिए सुपर इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो ये PSCS है पहली चीज़ कि बैंक RBI रेगुलेट नहीं करेगी, सिर्फ स्टेट करेगा। देन ये बैंक भी नहीं है, अब बैंक भी नहीं इसलिए चेक सेटलमेंट नहीं कर सकते। अगर आपने चेक लिख कर दिया तो ये दे के नॉट सेटल योर चेक्स। ठीक है, तो अब इसका रजिस्ट्रेशन हम बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर में नहीं करते, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के अंदर में करते हैं। तो ये 4 पॉइंटर MCQ ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपका ये ओवर हो गया। अब यहाँ पे समझो कि रेगुलेट किसको कौन करता है। हमारे पास एक अर्बन था, एक रूरल था। अर्बन है, रूरल है। अर्बन के अंदर में सिंगल स्टेट है, मल्टी स्टेट है। ठीक है, रूरल के अंदर में कौन सा है, स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है, PSCS है। तो आपके रूरल में जो स्टेट और डिस्ट्रिक्ट है, इसको स्टेट गवर्नमेंट और RBI दोनों मिलकर इसको रेगुलेट करते हैं। ठीक है, लेकिन जो PSCS है उसको सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट रेगुलेट करता है। इतना ध्यान रखेंगे एग्जाम के लिए। ओके, अर्बन वाला जो है इसमें RBI करती है। तो रेगुलेशन का क्या है कि जब भी अर्बन वाले के बारे में बात करेंगे तो इसको सिर्फ RBI रेगुलेट करेगी। अब रूरल में दिक्कत है, तो रूरल में क्या होगा कि रूरल में अगर ये आपका स्टेट वाला है तो इसको करेगी RBI प्लस स्टेट गवर्नमेंट दोनों करेगी। अगर डिस्ट्रिक्ट वाला है इसको भी RBI स्टेट गवर्नमेंट दोनों करेगी, बोथ। एंड अगर PSCS है तो ओनली स्टेट गवर्नमेंट। क्या ये वाला पेज क्लियर है? ओके, नाउ विल मूव ऑन टू द डिफरेंस बिटवीन द कोऑपरेटिव बैंक एंड द कमर्शियल बैंक। क्या है रेगुलेटर, इसका कौन है, RBI। इसका रेगुलेटर कौन है, RBI। बट इस डिफरेंस क्या है कि कोऑपरेटिव में RBI भी है लेकिन किसी किसी का स्टेट है। बताओ स्टेट किसका इसका है, रूरल वाले में स्टेट आ जाता है, अर्बन वाले में सिर्फ RBI है।
रूल वाले में स्टेट भी आ जाता है, ठीक है। तो कोऑपरेटिव में डिफरेंस ये हो गया। फिर किस एक्ट के अंदर में डिफरेंस है, तो ये बैंकिंग रेगुलेशन 1966, ये 1949, दोनों बैंकिंग रेगुलेशन ही एक्ट है, ठीक है। क्या CRSLR एप्लीकेबल है? यस। एक बात याद रखना कि CRSLR इज एप्लीकेबल ऑन ऑल द बैंक्स। देयर इज नो बैंक इन इंडिया विच इज इंगेज इन द बैंकिंग एक्टिविटीज उस पर एप्लीकेबल ना हो। इट्स एप्लीकेबल टू ऑल द बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, ठीक है, ओके। क्या बेसल लो में एप्लीकेबल है? दोनों में एप्लीकेबल है, ठीक है। ब्रांचेस ये पूरे पैन इंडिया है, ये सिर्फ और सिर्फ लोकलाइज है मोस्टली, ये आपके गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना वाले रीजन में, ठीक है, ओके। क्या लोन दे सकता है? लोन दोनों दे सकते हैं। तो अगर लोन दे सकता है तो क्रेडिट कार्ड इशू कर सकता है, डेबिट कार्ड इशू कर सकता है। इसका मतलब कि ये तीनों काम ये दोनों करेंगे, कि लोन भी दे सकता है, क्रेडिट कार्ड भी दे सकता है, डेबिट कार्ड भी दे सकता है, तीनों दे सकता है, ओके। एंड डिपॉजिट, ऑल काइंड ऑफ डिपॉजिट विल टेक, इट ऑल्सो टेक ऑल काइंड ऑफ डिपॉजिट, मतलब कि इट कैन टेक योर फिक्स डिपॉजिट, ठीक है, या रिकरिंग डिपॉजिट, ठीक है, करंट अकाउंट, करंट डिपॉजिट, सेविंग्स अकाउंट, सेविंग डिपॉजिट, हर तरह का डिपॉजिट आपसे ये लेगा, ठीक है। अब कोऑपरेटिव बैंक पे द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज योर कि PSL इस पे एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पे एप्लीकेबल है, ठीक है। तो जनरली क्या होता है कि PSL एप्लीकेबल आपके कोऑपरेटिव बैंक में नहीं होता, ठीक है। तो PSL एप्लीकेबल किस पे नहीं है? दो चीज़ों पे एप्लीकेबल नहीं है। एक आपके पेमेंट्स बैंक पे नहीं है क्योंकि ये लोन ही नहीं दे सकती है, लेकिन कोऑपरेटिव बैंक तो लोन दे सकती है, बट इस पर PSL एप्लीकेबल क्यों नहीं है? इसका मतलब लॉजिक समझो। लॉजिक इज दैट कि कोऑपरेटिव बैंक इज सोनली मेड फॉर द फंक्शन ऑफ गिविंग द लोन टू द रूरल एरियाज, या फिर आपके किसी पर्टिकुलर एग्रीकल्चर वगैरह फोकस करेगा ये, ठीक है। तो इसका इंटायर एक्टिविटी इज फंक्शनिंग ऑन द बेसिक प्रमाइज कि इट इज़ वर्किंग फॉर द वेलफेयर ऑफ द, ये आपके जो आपका प्रायोरिटी सेक्टर्स है, तो ये तो खुद ही उन्हीं को लोन दे रहा है, इट इज़ वर्किंग फॉर देम, तो इसके लिए PSL अलग से लगाने की क्या ज़रूरत है, ठीक है। दैट्स व्हाई इट मेक्स नो सेंस फॉर देम, ठीक है। भाई रूरल एरिया में ही काम, रूरल में किस तरह चीज़ पे लोन देगा? आप एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में ही लोन देगा, ठीक है, या किसी आपके MSME पे लोन देगा, क्लियर है, ओके। अब नाउ कमिंग हियर, अब हमने क्या कवर कर लिया? ये कवर कर लिया कमर्शियल, कोऑपरेटिव, डिफरेंशियल बैंक, हो गया। अब आते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज पे। ये पहले समझो, ये वाला पार्ट समझेंगे। सबसे पहले चीज़ समझो कि ये बहुत ज़्यादा नंबर में, ये कोई खास पॉइंट नहीं है। NBFC इज़ लाइक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। अब नॉन बैंकिंग क्यों बोलते हैं? क्योंकि ट्रेडिशनल बैंक से थोड़ी अलग है, तो ये डिपॉजिट नहीं ले सकती हैं, ठीक है। ये आपका क्या कहते हैं कि टाइम डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट दोनों नहीं लेगी, ठीक है, ओके। बट कमर्शियल बैंक तो आपका दोनों लेता है, ठीक है। अब ये डिपॉजिट, इसकी डिपॉजिट इंश्योर नहीं करना था DICGI एक्ट। DICGI एक्ट क्या कहता है कि आपके डिपॉजिट को ये काइंड ऑफ इन इंश्योरेंस देता है, ठीक है, ओके। बट इसमें NBFC में अगर आपने डिपॉजिट कर दिया, ठीक है, किसी भी NBFC में, तो अगर वो डिफॉल्ट हो गया, दैट विल नॉट बी कवर्ड अंडर द NBFC, ये वाला DICGI का एक्ट, ठीक है। तो गारंटी नहीं है इसके अंदर में, ओके। अब ये लोन नहीं लेता, सॉरी, ये अगर डिपॉजिट नहीं लेता, ठीक है, तो डेबिट कार्ड भी इशू नहीं कर सकता, क्रेडिट कार्ड भी इशू नहीं करता, और चेक भी इशू नहीं करता। इसका मतलब कि ट्रेडिशनल बैंकिंग तीनों कर सकती है, ये तीनों ही नहीं करता, ठीक है, ओके। अब सवाल है कि क्या CLR SLR एप्लीकेबल है? तो इस पर तो बैंकिंग में तो ऑफकोर्स एप्लीकेबल होगा, बट इसमें एप्लीकेबल है कि नहीं? तो इसमें SLR जो है, SLR सिर्फ एप्लीकेबल है NBFC-D में, और CR किसी में एप्लीकेबल नहीं है। और समझो इसके पीछे का लॉजिक, रटना नहीं है। लॉजिक इज दैट कि NBFCs आर नॉट ट्रेडिशनल बैंक्स, और CRR आपको पता है कि इट्स अ वेरी स्ट्रिक्ट नॉर्म, एंड SLR इज कंपेरेटिवली रिलैक्स नॉर्म। क्यों? क्योंकि CRR में यू ओनली कीप कैश, एंड SLR में यू कीप आप गवर्नमेंट सिक्योरिटी के कोटा में कर सकते हो, एंड यू गेट ऑल्सो इंटरेस्ट ऑन SLR, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, थोड़ी सी रिलैक्स है। अब ये NBFC क्या कर रहा था, ये तो ट्रेडिशनल बैंकिंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व ही नहीं है, सो इट कैन टेक डिपॉजिट, बट ओनली दिस काइंड ऑफ NBFC, ओनली सर्टन काइंड ऑफ NBFC कैन टेक डिपॉजिट। तो ये पूरी ट्रेडिशनल बैंकिंग में इन्वॉल्व ही नहीं है, तो इसमें इतना स्ट्रिक्ट नॉर्म करने का क्या मतलब बनता है, राइट? दैट इज़ वाई CR इज नॉट एप्लीकेबल टू दीज बैंक्स, बट SLR इज एप्लीकेबल, ठीक है। एप्लीकेबल टू ऑल NBFC? नो, एप्लीकेबल टू ओनली दोज NBFC विच आर टेकिंग डिपॉजिट, ठीक है। तो डिपॉजिट जो है, डिमांड डिपॉजिट सिर्फ और सिर्फ NBFC-D ले सकते हैं, मतलब कि डिपॉजिट काइंड ऑफ NBFCs, ठीक है। लेकिन टाइम डिपॉजिट तो कोई भी नहीं ले सकता, इतना क्लियर है, ओके। नाउ क्या स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं? GSEC में कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। गवर्नमेंट तो चाहेगी ना कि आप ज़्यादा स्टॉक या फिर GSEC में इन्वेस्ट करो, ठीक है, ओके। नाउ दिस इज हाउ यू NBFC इज एंडेड। आपने कंपैरिजन भी कर लिया और NBFC का फीचर भी पढ़ लिया, तो इस सेपरेट पढ़ लोगे तो फीचर हो गया, यहाँ मैंने कंपेयर कर दिया, दोनों का कंपैरिजन भी हो गया, राइट? इट्स जस्ट लाइक द गवर्नर और प्रेसिडेंट साथ में पढ़ते हो आप, तो दैट्स हाउ यू शुड डू थिंग्स इंटरकनेक्ट करके, ओके। नाउ विल टॉक अबाउट दिस। तो ये हो गया, NBFC भी हो गया। नाउ विल कम टू दिस AIFIs। अब यहाँ देखो, AIFI के बारे में कुछ चीज़ें समझो पहले, कि दिस आर नॉट बैंक्स। सबसे पहले कि बैंक्स नहीं है ये, सबसे पहली चीज़। बैंक ने तो डिपॉजिट भी एक्सेप्ट नहीं करी। यू कैन नॉट गो टू द RBI एंड डिपॉजिट योर मनी हियर, यू कैन नॉट गो टू SIDBI एंड डिपॉजिट योर मनी हियर, ठीक है। तो डिपॉजिट नहीं कर सकते आप जाके। इसको रेगुलेट कौन करता है? इन चारों को, नाबार्ड, SIDBI, NHB और EXIM, चारों का रेगुलेटर कौन है? RBI। RBI इज नॉट द ओनर ऑफ दिस फोर, बट RBI रेगुलेट सबको करता है, ठीक है, ओके। अब समझो,
नाबार्ड के बारे में कुछ बातें समझो। नाबार्ड इज समथिंग विच इज़, इसका 100% शेयर जो है वो गवर्नमेंट के पास है, ठीक है। तो इसकी ओनरशिप किसके पास होगी? गवर्नमेंट के पास होगी, पहली चीज़, नंबर 1 पॉइंट फॉर एमसीक्यू। सेकंड पॉइंट इज दैट कि इसको रेगुलेट कौन करता है? नहीं, आरबीआई नाबार्ड को रेगुलेट तो करेगा, बट नाबार्ड इज ऑल्सो रेगुलेटर ऑफ समथिंग, व्हाट? आरआरबी एंड कोऑपरेटिव बैंक। सो दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर एमसीक्यू। हमने देखा था कि कोऑपरेटिव बैंक्स एंड आरआरबी को कौन करेगा? नाबार्ड भी करेगा, ठीक है। ओके, ये क्लियर हो गया। नाउ अब देयर इज समथिंग कॉल्ड एज आरआईडीएफ, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, ठीक है। अब देखो, इनको कहते हैं हम माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, या फिर हमको कहते हैं रीफाइनेंस, नॉट माइक्रो फाइनेंस, सॉरी, रीफाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। मतलब क्या कि दीज ऑल आर समवेयर, ये आपका नाबार्ड और सिडबी, दीज आर रीफाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। इसका क्या मतलब होता है? रीफाइनेंस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब कि नाबार्ड विल गिव लोन टू बैंक्स, लेट्स से किसने आरआरबी को लोन दे दिया, या फिर कैन गिव लोन टू द कोऑपरेटिव्स, या किसी सर्टेन अदर बैंक को दे दिया, एंड दीज बैंक्स विल गिव लोन टू द पब्लिक और द फार्मर। सो बेसिकली दे आर नॉट इंगेजिंग इन डायरेक्टली गिविंग द लोन टू द पब्लिक, बट ये इनको फाइनेंस करते हैं, एंड फिर ये इनको फाइनेंस करते हैं। तो क्या करते हैं? इनको रीफाइनेंस कर रहे हैं। दैट इज द मैकेनिज्म ऑफ रीफाइनेंसिंग, ठीक है। कि जो बॉडी लोगों को फाइनेंस करती है, डायरेक्टली फाइनेंस करती है, उसको ये फाइनेंस करती है। दैट इज वाई इट इज व्हाट इज रीफाइनेंसिंग, ठीक है। तो नाबार्ड इज अ रीफाइनेंस इंस्टीट्यूशन, ठीक है। डायरेक्ट इंगेजिंग नहीं है, डायरेक्ट लोन नाबार्ड नहीं देती है, एक दूसरे बैंक को देगी, बैंक से आपको लोन मिलेगा, ठीक है। आरआईडीएफ का मतलब क्या होता है? रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। कि मान लो किसी कोई बैंक है, बैंक ने अपनी पीएसएल रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं करा, कोई प्राइवेट बैंक है, अब उसका कोटा क्या होगा? दैट विल बी गिवन टू द आरआईडीएफ, वो नाबार्ड के पास जाएगा, और नाबार्ड इस आरआईडीएफ जो फंड है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, इस फंड में उस पैसे को डाल देगा, ठीक है। एंड फिर इस फंड से वो दैट विल फंड द अदर बैंक्स, अल्टीमेटली लोगों तक पैसा पहुंचेगा। सो दैट इज हाउ आरबीआई ट्राई टू कंट्रोल दीज थिंग पीएसएल के थ्रू, ठीक है। तो स्टैट्यूटरी बॉडी, ऑब्वियसली नाबार्ड इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, क्योंकि नाबार्ड एक्ट के अंदर बनाया गया था इसको, ठीक है। ओके, एंड रेगुलेट कौन करता है? आरबीआई करती है अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। एक्ट पूछ सकता है किसके अंदर में करता है? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट करता है, ठीक है। अगर ये एक्ट नहीं भी ध्यान रखो तो कोई बात नहीं, बट ये ध्यान रहेगा ना कि आरबीआई रेगुलेट करती है। ओके, नाउ कमिंग टू दी सिडबी। अब सिडबी का मतलब स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। पहले इसको आईडीबीआई ओन करता था, अब ये एलआईसी और एसबीआई ओन करता है इसको, ठीक है, ये चीज़। तो इसका मतलब कि ध्यान क्या रखना है कि सिडबी इज नॉट ओन बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये एक एमसीक्यू का पॉइंटर है आपके, ठीक है। नाबार्ड इज 100% ओन बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, नाउ इसका सिडबी का काम क्या है? स्मॉल इंडस्ट्री, अगेन इट इज़ अ रीफाइनेंस इंस्टीट्यूशन। रीफाइनेंस करती है कैसे? ये जाके आपके दूसरे बैंक्स को लोन देगी, एंड दैट लोन विल बी गिवन थ्रू मुद्रा स्कीम, स्टैंड अप इंडिया स्कीम, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं आपके क्या कर रही है? दिस आर फाइनेंसिंग द लोन्स, रीफाइनेंस कर रही है, ठीक है। ओके, नाउ कमिंग टू द नेशनल हाउसिंग बैंक। अब नेशनल हाउसिंग बैंक क्या करती है? जो नेशनल हाउसिंग कंपनीज होती हैं, रियल एस्टेट कंपनीज होती है, उनको रेगुलेट करती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है फैक्ट। ओके, आरबीआई इसको ऑब्वियसली, इसका बॉस तो रेगुलेटर तो आरबीआई है, बट इसका ओनर कौन है? आपका ओनर इज योर गवर्नमेंट। तो एनएचबी का ओनर 100% गवर्नमेंट है, नाबार्ड का 100% गवर्नमेंट शेयर के पास है। ओके, एंड योर एग्जिम का भी 100% शेयर जो गवर्नमेंट के पास है। तो यहाँ समरी देख लो यहाँ पे कि ओनर कौन है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। किसका 100% ओनरशिप किसके पास है? एग्जिम की ओनरशिप है, यस। नाबार्ड की है, यस। एंड एनएचबी की है, यस। तो इन तीनों की ओनरशिप 100% जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है, ठीक है। आरबीआई किसी में भी कोई शेयर ओन नहीं करता है, किसी में नहीं करता है, एक फैक्ट यह ध्यान रखेंगे। एंड सिडबी का बॉस कौन है? सिडबी का ओनर कौन है? एलआईसी और एसबीआई और कुछ पब्लिक सेक्टर बैंक्स, ये ध्यान रख लेंगे। ओके, अब पहले आरबीआई बॉस था, बट अभी किसी का आरबीआई बॉस नहीं है, बट आरबीआई इज रेगुलेटर ऑफ ऑल 4 ऑफ देम। सो दीज पॉइंटर्स यू विल कीप इन माइंड फॉर एग्जाम्स। एक पॉइंटर से एमसीक्यू बनेगा, एंड दिस इज वेरी वेरी सुपर इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। ओके, नाउ विल टॉक अबाउट समथिंग कॉल्ड पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम, ठीक है। सेटलमेंट सिस्टम, सी व्हाट इज हैपनिंग यहाँ पे कि व्हेनेवर यू सी कि एक पेमेंट कहीं से कोई सेंडर है, लेट्स से दिस इज अ सेंडर, ही इज ट्राइंग टू सेंड मनी समवेयर, ठीक है। अब मान लो कि ही वेंट टू अ बैंक, लेट्स से ही वेंट टू एचडीएफसी बैंक, ठीक है। अब इस एचडीएफसी बैंक के पास अगर ये जाता है, देन ही विल आइदर, मान लो कि चेक लेकर जाता है, एक केस में ऐसा तो चेक लेकर जाता है, एंड फिर चेक लेके बोलता है कि दिस, किसी ने चेक लिखा है इसको पहले, एंड नाउ एचडीएफसी विल डू व्हाट, इस चेक के बदले उसको पैसे देगा, ठीक है। उसको सेटल करने में टाइम लगेगा। दिस एंटायर प्रोसेस ऑफ कि किसने पेमेंट किया और जिसको मिलना है, सेंडर से रिसीवर तक पहुंचना थ्रू अ बैंक, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, ठीक है। अब अगर ये सेटलमेंट अगर फिजिकल है तो यानी चेक के मीडियम से होगा या ड्राफ्ट सिस्टम से होगा, या फिर अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडियम में है तो आरटीजीएस, एनईएफटी, आईएमपीआई, ठीक है। तो आईएमपीएस है बेसिकली, आईएमपीआई नहीं है, इट इज़ आईएमपीएस, ठीक है। ओके, ये 3 चीज़ें हैं। नाउ विल सी कि ये क्या बेसिकली, दिस आर द सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग सिस्टम, दिस आर सिस्टम्स विच आर फैसिलिटेटिंग इन द पेमेंट्स एंड सेटलमेंट सिस्टम, ठीक है।
तो देखो इस सिस्टम के थ्रू क्या हो रहा है, बेसिकली पेमेंट एंड सेटलमेंट हो रही है। नाउ सी व्हाट इज हैपनिंग यहाँ पे कि यहाँ देखो कि आरटीजीएस, एनईएफटी एंड आईएमपीएस। एग्जाम के लिए एमसीक्यू क्या समझना है, समझो पहले इस बात को, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना क्योंकि टेक्निकल चीज़ें हमारे काम की, एग्जाम में अभी तक क्वेश्चन इस तरीके से नहीं पूछा है। व्हाट दे कैन आस्क यू, बेसिक चीज़ें पूछते हैं। तो रियल टाइम सेटलमेंट, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट आरटीजीएस को बोलते हैं, एनईएफटी को बोलते हैं नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, आईएमपीएस को बोलते हैं इंस्टेंट इमीडिएट पेमेंट सिस्टम। क्वेश्चन कहाँ से आता है, क्वेश्चन इज लाइक कि रियल टाइम वाला जो सेटलमेंट है इट इज़ फॉर द रिच काइंड ऑफ रिच पीपल, मतलब कि इनका जो अमाउंट है दैट अमाउंट इज़ बिग। तो रिच का मतलब, कहने का मतलब सिर्फ यही है कि अमाउंट इनका क्या है, इट इज़ ज़्यादा, ठीक है, ओके। एनईएफटी का इस लाइक द मिडिल क्लास की अमाउंट जो होगा वो मीडियोकर अमाउंट होगा, ठीक है, मीडियोकर अमाउंट, तो पैसा जो उसमें इन्वॉल्व होगा वो मीडियोकर होगा। एंड जो आईएमपीएस है इस लाइक द डे टू ट्रांजैक्शन वाला। तो व्हाट वी कैन सी कि आईएमपीएस में जो सेटलमेंट होती है वो इंस्टेंट होती है, मतलब कि लेट्स से कि आपने किसी को पेमेंट करा, ठीक है, यू वांट टू, दिस इज सेंडर, दिस इज रिसीवर, और यहाँ बीच में कोई आपका पेमेंट फैसिलिटेटर है। तो इसके थ्रू जो पेमेंट सेटलमेंट, मान लो आपने यूपीआई से पेमेंट करा, पेमेंट क्या होता है, आप करते हो एंड जैसे कि पेटीएम पे इतने पैसे प्राप्त हुए, ठीक है। तो सेटलमेंट क्या हुआ, सेटलमेंट इज इंस्टेंट, ठीक है, दैट इज व्हाट इज योर आईएमपीएस, ठीक है। आरटीजीएस में भी क्या होता है कि सेटलमेंट इज इंस्टेंट ओनली, ठीक है। डिफरेंस क्या है कि एनईएफटी में सेटलमेंट जो होता है दैट इज ऑफ या तो 30 डेज, ठीक है, ओके, 30 डेज आईएमपीएस में सेटलमेंट आपका होता है, ठीक है। सो अब देखो यहाँ पे क्या देखना है हम, देखो कि सेंट्रलाइज पूछेगा इन तीनों में, सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग सिस्टम कौन था, सेंट्रलाइज में इसमें से आपका आरटीजीएस एनएफटी हो गया, ठीक है। तो ये इसको कंट्रोल कौन करता है, आरबीआई करती है। आईएमपीएस को कौन करती है, आईएमपीएस को एनपीसीआई करती है। दिस आर योर एमसीक्यू का पॉइंटर्स, ठीक है। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखो कि यहाँ पे जो मैंने डेज बोला ना, इट्स नॉट डेज, टाइपो है, इट इज़ योर बेसिकली इज योर मिनट्स, ठीक है। तो 30 मिनट्स में सेटलमेंट होता है ना कि डेज में, ठीक है, ओके। नाउ कम हेयर, तो ये आपका पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम एक रफ आइडिया मिल गया हमें, ठीक है। अभी रफ आइडिया ही लेना है, ओके। नाउ व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड इन डीप, हमें डेप्थ में क्या पढ़ना है, पढ़ना वी हैव टू सी दिस इश्यूज इन बैंकिंग सेक्टर। नाउ इसको बहुत अच्छे से समझना, ठीक है, कि व्हाट इज दिस बेसिकली। नाउ सी बैंकिंग सेक्टर है, अब बैंकिंग सेक्टर के अंदर में बैंकिंग का बेसिक काम क्या है, लेट्स से कि दिस इज अ बैंक, ठीक है। अब बैंकिंग का बेसिक काम क्या है कि बैंक्स आर गिविंग, बेसिकली आप क्या करते हो, बैंक में डिपॉजिट करते हो, ठीक है, पैसे, एंड बैंक क्या करती है, किसी दूसरे बंदे को क्या देती है, लोन देती है, ठीक है। तो यहाँ पे एक और आदमी बना लो, ऐसा कर लो इसको, एक सेकंड, लेट मी मेक इट मोर क्लियर, ठीक है। तो पहले प्रोसेस समझो कि प्रोसेस हो क्या रहा है। तो बैंक है एंड लेट्स से देयर आर 2 इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल है जिसको बैंक ने लोन दिया, ठीक है, और एक इंडिविजुअल वो है जिसने बैंक पे पैसे डिपॉजिट करे। जो ये पैसा डिपॉजिट करा इट इज़ द लायबिलिटी ऑफ द बैंक, कि बैंक को इस पैसे को कभी ना कभी क्या करना है, रिटर्न करना है, और इस पे क्या करती है बैंक, इस बंदे को क्या देगी, इंटरेस्ट देगी, ठीक है। अभी जो इंटरेस्ट देती है कम देती है, मैंने पहले पढ़ाया हुआ आपको, ठीक है, ओके। इट्स व्हाट वी कॉल एज क्रेडिट क्रिएशन सिस्टम ऑफ अ बैंक, बैंक कैसे पैसे बनाती है, ठीक है। अब जिसने बैंक ने जिस बंदे को लोन दिया, अब ये बंदा क्या देगा, बैंक को इंटरेस्ट देगा। नाउ दिस इंटरेस्ट इज मोर, तो ये जो डिफरेंस हुआ कि बैंक जो इंटरेस्ट पे कर रही है इसको डिपॉजिटर को, वो कम कर रही है, और जो डेटर है जो लोन ले रहा है उसको इनसे इंटरेस्ट ज़्यादा चार्ज कर रही है। सो ये डिफरेंस इज व्हाट इज द सोर्स ऑफ इनकम फॉर द बैंक्स। नाउ व्हाट इज हैपेंड कि लेट्स से कि ये जो दिस पर्सन हु वाज देयर, अब नाउ ही टर्न आउट टू बी विजय माल्या, ठीक है, और लेट्स से कि नीरव मोदी, और हुएवर विच इज अ फ्यूजिटिव ऑफेंडर, कि पैसे लेके भाग गए ये लोग। नाउ अब मान लो इसने बैंक से लोन लिया, ठीक है, एंड लोन लेके दे बिकम फ्यूजिटिव, मतलब लेके इंडिया से बाहर चल गए या कुछ भी किया, पैसे नहीं दिए। सो व्हाट विल हैपन कि ये जो है, अब एक चीज़ समझो यहाँ पे कि बैंक के लिए एसेट क्या है, एसेट क्या हो, जिस चीज़ पे आपको रिटर्न मिले वो एसेट है, ठीक है। तो आपको नहीं लगता कि जो लोन बैंक ने दिया है, लोन्स आर द एसेट फॉर द बैंक्स, मैंने पहले पढ़ा है आपको, एंड दिस डिपॉजिट आर द लायबिलिटी फॉर द बैंक, ओके। तो बेसिकली एसेट क्या है, लोन। बट अगर ये लोन एसेट कब है, जब तक बैंक को रिटर्न मिल रहा है, एंड व्हाट इज द रिटर्न, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के फॉर्म में रिटर्न मिलता है। बट लेट्स से कि बैंक को इंटरेस्ट ही नहीं मिल रहा है, ठीक है, कि जिसने लोन लिया था दैट स्टॉप्ड पेइंग इंटरेस्ट, इंटरेस्ट देना बंद कर दिया। तो व्हाट इज हैपनिंग कि बैंक के जो इनकम का सोर्स था, जो एसेट था, वो दैट एसेट विल स्टार्ट परफॉर्मिंग पुअरली, उसकी परफॉर्मेंस पुअर होगी। पहले परफॉर्म करता था कैसे, जब वो उसको रिटर्न मिल रहा था। नाउ द सपोज कि ये जो बंदा है इसने कहा कि इंटरेस्ट पे करना ही बंद कर दिया, तो एसेट विल, ये ग्रेजुअली क्या होगा, इट विल स्टार्ट बिकमिंग नॉन परफॉर्मिंग, इसकी परफॉर्मेंस कम होती जाएगी। अल्टीमेटली क्या होगा कि अगर ये 90 डेज तक इसने नहीं दिया रिटर्न, तो ये क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली इट विल बी कन्वर्टेड टू अ नॉन परफॉर्मिंग एसेट, और इसी को हम क्या कहते हैं, दिस व्हाट वी कॉल एज एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ठीक है। तो बेसिकली अभी विजय माल्या अगर लेकर भाग गए,
ठीक है पैसे, तो दिस इज वॉट बी, अब रिटर्न दे नहीं रहे इनको, तो दिस विल बिकम अ एनपीए। अब ये एनपीए वन बिकम्स मोर एंड मोर एंड मोर, नाउ दैट बिकम अ प्रॉब्लम ऑफ इशू फॉर द बैंक। क्यों? क्योंकि दिस इज, बैंक को इनको पैसे भी तो लौटाने हैं, इनको, ये तो लाइबिलिटी थी बैंक की, इसी के पैसे को तो ये यहाँ पे लोन पे चला रहे हैं, बट ये तो पैसे लेकर भाग गए। सो दैट बिकम्स अ काइंड ऑफ एनपीए फॉर द बैंक। एंड जैसे ही एनपीए का बर्डन बढ़ता जाएगा, as the NPA का burden will keep increasing, banks will start facing issues, and this is one of the major issues in Indian bank, that is the NPA का issues। ठीक है, okay, and these issues will be called as the bad loans। अगर NPA बन गया, that will be called as a bad loan, इसको bad loan बोलते हैं, ऐसा लोन जो कि bad हो गया, they are not giving returns, rather they are a liability for you। ठीक है, ओके, एसेट नहीं रहा वो लोन जो कि विच was supposed to be an asset, now they are नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ठीक है, अब नॉन परफॉर्मिंग से बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो दैट विल बिकम अ बर्डन फॉर द बैंक, एंड अल्टीमेटली क्या होगा, बैंक विल बी फेसिंग इश्यूज। अब इसको सॉल्व करने के लिए व्हाट दे आर डूइंग इज दैट कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज बैड बैंक्स। ठीक है, एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज। ये क्या है समझो, लेट्स से कि यहाँ पे एक बैंक है, लेट्स से बैंक एक्स, दिस बैंक एक्स के पास ना बहुत ज़्यादा एनपीए है, इट हैज़ टू मच अमाउंट ऑफ एनपीए, क्योंकि इसके सारे पैसे लेके भाग गए। ठीक है, ओके, नाउ व्हाट विल हैपन कि दिस बैंक इज परफॉर्मिंग वेरी पुअरली, नाउ व्हाट विल हैपन कि दिस बैंक्स, बैड बैंक्स विल इंटरवीन। ठीक है, ये गवर्नमेंट चलाती है बैड बैंक्स को, और ये एआरसी प्राइवेट होते हैं। अब ये लोग करते क्या, व्हाट दे डू कि ये बैड बैंक्स बोलेंगे कि देखो आपको लेट्स से इनके पास कि 100 करोड़ रुपए का, दे हैव बैड लोन्स, ऐसे लोन जो कि रिटर्न नहीं दे रहे हैं, मोस्टली एनपीए हैं। नाउ दे विल गो, इनको बोलेंगे बैड बैंक्स वाले कि ऐसा करो कि ये मेरे को 100 करोड़ का जो लोन है ना, आप मुझे 80 करोड़ रुपीज़ में दे दो। ठीक है, कम पैसे में दे दो। ठीक है, एंड व्हाट वी विल डू, विल ट्राई टू रीस्ट्रक्चर दैट लोन, उसको रीस्ट्रक्चर करेंगे, उसको हम वसूल करने की कोशिश करेंगे, विल ट्राई टू रीस्ट्रक्चर रीमैनेज द लोन। ठीक है, लेकिन आप मुझे 80 करोड़ में दे दो, तो बैंक क्या करेंगे, ठीक है भाई चलो 80 करोड़ तो आ रहा है, तो दे विल गिव दिस लोन टू बैड लोन टू दिस बैंक्स, एंड द बैंक्स हु आर टेकिंग द बैड लोन्स आर कॉल्ड एज द बैड बैंक्स। अब एआरसी में बैड बैंक्स में डिफरेंस क्या है, एआरसी भी सेम काम करता है जो बैड बैंक्स करते हैं। एआरसी भी बोलेगा कोई बात नहीं, ये 100 करोड़ वाला मुझे क्या करो कि 100 करोड़ मुझे क्या करो आप 60 करोड़ में दे दो, या फिर मुझे 70 करोड़ में दे दो। तो आपको एक चीज़ नोटिस करिए आपने कि ये जो 80 करोड़ रुपीज़ है कि बैड बैंक्स आर गिविंग देम मोर मनी, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज आर गिविंग देम लेस मनी। तो इसका लॉजिक क्या है, लॉजिक इज लाइक कि ये गवर्नमेंट वाले हैं ना, तो दे विल ट्राई टू पुश द बैंक, इसको ज़्यादा बैंक को हेल्प करना चाहेंगे, बट प्राइवेट वाले हैं तो प्राइवेट विल ट्राई टू मेक मोर एंड मोर प्रॉफिट। दैट्स वाई ये कहते हैं कि चलो यार, दे ट्राई टू बार्गेन कि 100 करोड़ का है मैं आपको 70 करोड़ रुपए की दूंगा। नाउ दैट्स हाउ दे डू, तो एआरसी विल चार्ज मोर मनी। ठीक है, ये अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करेंगे, एंड ये बैंक के जो बैड लोन जो है उसको कम दाम में खरीदना चाहेंगे। तभी तो मान लो कि 70 करोड़ का है और इसका मेन वैल्यू था 100 करोड़, अगर इसने 90 करोड़ भी वसूल कर लिया, रीस्ट्रक्चर कर लिया, तो इसका एआरसी का प्रॉफिट कितना हो गया, 20 CR का प्रॉफिट हो गया, एंड दैट्स हाउ एआरसीज आर मेकिंग मनी। ठीक है, तो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज आर द प्राइवेट कंपनीज विच इंगेज इन द रीस्ट्रक्चर ऑफ द बैड लोन्स, एंड बैड बैंक्स आर द गवर्नमेंट कंपनीज। ठीक है, तो इसमें डिफरेंस क्या है कि ये गवर्नमेंट रन है और ये क्या है, प्राइवेट है। ये ज़्यादा आपको बैंक से ज़्यादा वसूलने की कोशिश करेगा, ठीक है, कम दाम में लोन लेगा, और ये ज़्यादा दाम में लेगा। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस। अब आपके एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, दिस समथिंग कॉल्ड एज, अभी आपके बजट में आया था कि नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, NARCL, विच इज़ व्हाट, विच इज़ अ काइंड ऑफ बैड बैंक। अब क्या है ये समझो, इट इज़ अ बैड बैंक, मतलब कि पहली चीज़ क्या होगी, बैड बैंक समझ में आता है क्या कि गवर्नमेंट इनिशिएटिव होगा तो गवर्नमेंट रन है। इसका मतलब क्या कि ये बैंक्स को लेसर प्राइस में लोन परचेज करेंगे। ठीक है, तो मतलब कि इट्स गुड फॉर द बैंक, बैंक्स के लिए अच्छा है। ठीक है, बट अगर ये बैंक्स के लिए अच्छा है तो क्या गवर्नमेंट के लिए अच्छा है, नो, क्योंकि गवर्नमेंट के पास क्या होगा, डेट प्रोफाइल गवर्नमेंट की ज़्यादा बढ़ेगी, गवर्नमेंट के पास डेट स्ट्रेस्ड एसेट ज़्यादा बढ़ जाएगा, ऐसा एसेट जो कि स्ट्रेस्ड है दैट विल इंक्रीज। सो दो इट इज गुड फॉर द बैंक्स बट इट इज़ काउंटर प्रोडक्टिव फॉर द गवर्नमेंट। दिस इज वन ऑफ द पॉइंटर फॉर योर मेंस एग्जाम। ठीक है, एंड प्रीलिम्स में भी आ सकता है आपके। ठीक है, अब NARC के लिए आपको क्या देखना है कि बैड बैंक है, गवर्नमेंट रेगुलेटेड है, लेस प्राइस है, ये डिफरेंस देख लिया। ARC में इसमें डिफरेंस क्या है। अब दिस वन मोर थिंग विच इज कॉल्ड एज द एसेट मैनेजमेंट कंपनीज। वो क्या होती है समझो कि ये जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं, ये मान लो इसने 80 करोड़ रुपीज़ 70 करोड़ रुपीज़ में क्या करा, 100 करोड़ का लोन किसी बैंक से खरीद लिया। अब ये जाकर दे देगा एसेट मैनेजमेंट कंपनीज को, ये बोलेगा कि अब क्या करो कि ट्राई टू मैनेज दिस पर्टिकुलर लोन, उसको वसूल करो, रिस्ट्रक्चर करो, एंड गिव मी द रिटर्न। ओके, तो व्हाट वी हैव लर्न दस फार इज, कि योर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ NPA, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, 90 डेज का रिटर्न नहीं मिल रहा है आपको। ठीक है, व्हाट वी हैव लर्न कि बैड बैंक क्या होता है, वी हैव लर्न की एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज क्या होती है, वी लर्न की एसेट मैनेजमेंट कंपनीज क्या होती है। दिस वी टॉक्ड अबाउट। नाउ वी आल्सो टॉक्ड अबाउट कि बैड बैंक का स्पेशल टाइप क्या गवर्नमेंट बनाया, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। ठीक है, अब एक चीज़ समझना है आपको, उसको कहते हैं सरफाइसी एक्ट। यहाँ पढ़ो, ये सरफाइसी एक्ट क्या है। अब इस चीज़ को डील करने के लिए सरकार ने एक लॉ बनाया, कहते हैं उसको सरफाइसी एक्ट। ठीक है, ओके, अब देखो
इसका बेसिक काम एनपीए को मैनेज करना है एंड इट प्रोवाइड्स लीगल बेसिस फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एसेट रिकवर्शन कंपनीज। तो इसको लीगल सपोर्ट कौन देता है? ये एक्ट देता है। ये बोलता है कि आप एसेट को रीस्ट्रक्चर करो, ठीक है, ओके। अब देखो क्या करते हैं कि ये कोर्ट के इंटरवेंशन के बिना पहले क्या करते हैं, बैंक के लोन को रीस्ट्रक्चर करना चाहते हैं, ठीक है, बैंक का दिवाला ना निकले, बैंक इंसॉल्वेंट ना हो, उससे पहले दे ट्राई टू रीस्ट्रक्चर द लोन की उसको कम पैसे में देके बैंक का बर्डन कम करे, एनपीए बर्डन कम करे, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है कि इट कवर्स बोथ द शेड्यूल्ड बैंक एंड कोऑपरेटिव बैंक। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर योर प्रीलिम्स एग्जाम, एमसीक्यू पॉइंटर प्रीलिम्स एग्जाम, राइट। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंटर की ओनली कवर्स द सिक्योर्ड लोन्स, ऐसे लोन जो कि सिक्योर्ड उनको कवर करेगी, ठीक है। अब इस प्रोसेस कॉल्ड एज सिक्योरिटाइजेशन। ये क्या होता है कि आपके पास लेट से बहुत सारे डेट इंस्ट्रूमेंट हैं, ठीक है, एसेट्स हैं, उनको पूल करके आप एक काइंड ऑफ एक सिक्योरिटी क्रिएट करोगे, दैट इज व्हाट वी कॉल एज सिक्योरिटाइजेशन। तो सिक्योरिटाइजेशन का कनेक्शन किस चीज़ से है? इट इज विद द सरफाइसी एक्ट एंड एसेट रिकंस्ट्रक्शन और द एनपीए, ठीक है। तो ये बैंकिंग सेक्टर के जनरल इशूज़ हैं विच वी टॉक्ड ऑलरेडी, ठीक है। पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम देख लिया, बैंकिंग के इशूज़ देख लिए हमने, इसका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। एंड देन वी टॉक्ड अबाउट बैड बैंक्स, एआरसी एंड ऑल, ठीक है, ये देख लिया। नाउ विल कम टू द बेसल नॉर्म्स। अब बेसल नॉर्म्स क्या है कि बैंक्स के पास, लेट्स से कि बैंक्स के पास जो इश्यूज आ रहे हैं, ये देखा हमने इश्यूज किस चीज़ का था? एनपीए का था, कि पैसे अगर कोई लेके भाग जाता है, लेकिन बैंक के पास पैसे देने को डिपॉजिटर को है ही नहीं, तो बैंक विल रन इनटू अ क्राइसिस, ठीक है, बैंक विल रन इनटू अ क्राइसिस। अब इस क्राइसिस को अवॉइड करने के लिए देयर आर सम नॉर्म्स जो कि पहले दिया व्हाट बेसिकली दिस आर द बफर मेजर्स, ठीक है। बफर मेजर्स मतलब कि आप कह सकते हो सेफ्टी स्टॉक है, सेफ्टी नेट है, ठीक है, कि बैंक अगर इवन इफ कि बैंक का लोन अगर कोई लेकर भाग गया, ठीक है, एंड इसका जो एसेट है विच इज अ स्ट्रेस्ड एसेट नाउ इवन इन दिस केस हाउ केपेबल द बैंक इज टू रीपे द ये डिपॉजिटर, कि बैंक क्राइसिस में ना रन करे, तो इसके पास खुद का कैपिटल कितना ज़्यादा है। तो बेसिकली इसी में एक चीज़ आती है, उसको कहते हैं कैपिटल, यूपीएससी का प्रीवियस क्वेश्चन है आपका, उसको कहते हैं कैपिटल एडेक्वेसी रेशियो, कि आपका एज अ बैंक आपका खुद का कैपिटल कितना एडिक्वेट है, इज इट एडिक्वेट इनफ टू कवर फॉर योर लोन्स। तो दैट इज व्हाट वी कॉल एज कि आपके पास कैपिटल कितना, इसका फॉर्मूला होता है कैपिटल आपके पास कितना है डिवाइडेड बाय योर रिस्क वेटेड एसेट। मतलब क्या है आप समझो इसको, रिस्क वेटेड एसेट का मतलब होता है ऐसे एसेट, ठीक है, विच आर यू नो अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ द रिस्क। मतलब लेट से फॉर एग्जाम्पल कि लेट से आपके पास एसेट है, लेट से यू हैव मनी ऑल्सो, लेट से यू हैव सम लोन, ठीक है, लोन जो आपने दिया है बैंक ने वो तो उसके लिए एसेट है, उसके ऊपर रिटर्न मिल रहा है उसको। व्हाट विल हैपन कि ये जो आपका पैसा है ये आपका क्या है, बेसिकली इसकी रिस्क कम है बट इसकी रिस्क ज़्यादा है। तो इफ़ यू कंपेयर द रिस्क प्रोफाइल ऑफ दीज टू एसेट, किसकी रिस्क प्रोफाइल ज़्यादा है, लोन की ज़्यादा है, दैट इज अगर इसको पूरे की तरह से हम एक रिस्क वेटेड एक रेशियो में अरेंज करेंगे, उसको बोलेंगे रिस्क वेटेड एसेट, विच इंक्लूड्स बोथ ऑफ योर एसेट, योर रिस्क एसेट एंड नॉन रिस्की एसेट, ठीक है। सो टोटल कैपिटल आपका कितना है एज कंपेयर टू योर रिस्क वेटेड एसेट, कि इस इतना रिस्की एसेट में आपका कैपिटल कितना है। ये क्यों मेजर करते हैं कि आप डू यू हैव द सफिशिएंट कैपिटल, डू यू हैव द एडिक्वेट कैपिटल, ठीक है। इसका एक और नाम इसको कहते हैं, हम इसको कहते हैं CRAR, ठीक है, कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो, ठीक है। तो अगर आप कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो बोलो CAR या फिर CR, दोनों क्या है, सेम चीज़ है। ये आपके PYQ का क्वेश्चन है, ठीक है, ओके। फॉर्मूला क्या है देख लिया। एंड बेसल नॉर्म्स क्या करता है, इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करता है कि बैंक्स आप इसको मेंटेन करो, इसका रेशियो देता है कितना % आपको मेंटेन करना है, ठीक है, ओके। अब समझो और चीज़ों को समझो। नाउ देयर इज समथिंग कॉल्ड एज लेवरेज रेशियो। अब लेवरेज रेशियो क्या बात करता है, लेवरेज रेशियो का मतलब बेसिकली है कि योर कैपिटल डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। डिफरेंस अब लेवरेज रेशियो और योर CR में डिफरेंस क्या है कि इट टॉक्स अबाउट द टोटल एसेट, ठीक है, समझ रहे हो, इट टॉक्स अबाउट द रिस्क वेटेड एसेट। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दैट कि लेवरेज रेशियो बात करता है कि रिस्क वाले को अवॉइड करके जो भी एसेट आपके पास सबके बारे में बात करेगा, एंड इट टॉक्स अबाउट द रिस्क वेटेड एसेट, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, इतना समझो कि बोथ ऑफ देम ट्राई टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ अ बैंक टू बिकम अ फेलियर इन केस कि आपका लोन कोई डिफॉल्ट ना करे। लोन डिफॉल्ट के लिए तो आपके पास क्या, खुद के पास इतना पैसे हैं कि आपके डिपॉजिटर को जो आपको देना है वो दे पाओगे। तो इनके पास क्या है, बेसिकली कैपिटल, एडिक्वेट कैपिटल इनके पास पहले से है, ठीक है। तो बेसल नॉर्म सेट करते ही ये इंटरनेशनल नॉर्म है, ठीक है। अब RBI क्या करती है, RBI ने बेसल नॉर्म को फॉलो करके इंडिया में नॉर्म सेट करें। अब व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर MCQ एग्जाम इज दैट कि जो RBI नॉर्म सेट करता है, ठीक है, इट इज़ मोर देन योर बेसल नॉर्म्स, इट इज़ मोर स्ट्रिक्टर देन योर बेसल नॉर्म, ठीक है। अब RBI जो नॉर्म सेट करेगा वो किस चीज़ का नॉर्म सेट करेगा, एक सेकेंड यार, एक्चुअली माई पेंसिल गॉट डिस्चार्ज, जस्ट अ सेकेंड, ओके। सो ये जो नॉर्म सेट करेगा
जस्ट अ सेकेंड. I have to take a pause here. My pencil is not working. It's discharged. Second, huh? Start working. I have to take a pause here. Okay. Just what we will do कि यहाँ पे दो चीज़ें हमने समझी कि बेसल नॉर्म्स क्या है एंड वी टॉक्ड अबाउट द इश्यूज इन द बैंक. तो बैंक्स के साथ बेसिक इशू मसला उनके साथ क्या प्रॉब्लम था कि उनके पास लोग उनके पैसे को लेकर भाग रहे थे एंड दैट वाज बिकमिंग अ एनपीए फॉर द बैंक्स. अब इस प्रॉब्लम को अवॉइड करना चाहती है मतलब वर्ल्ड की इंस्टीट्यूशंस. तो उन्हें क्या बनाया, एक नॉर्म बनाया कि देखो ऐसा है कि आप एज अ बैंक आप अपने ऑफेंडर को नहीं रोक सकते पैसा लेके नहीं भागो. अगर वो लेके भागते भी हैं या फिर लेट से आपका एसेट जो है वो स्ट्रेस में आ जाता है, देन उसको बफर करने के लिए कि आपके पास जो लाइबिलिटीज़ हैं, लेट से कि आपको जिसमें डिपॉजिटर को पैसे पे करने हैं, यही तो लाइबिलिटी है उसकी, तो यू आर नॉट एबल टू पे दैट, तब उस केस में आपका बैंक तो स्ट्रेस में चला जाएगा. योर बैंक विल बी इन द इंसॉल्वेंट स्टेज. सो क्या कर रहे हैं उसके लिए, तो उसके लिए पहले ही हमने कुछ नॉर्म्स बना दिए, ठीक है, कि इसको अवॉइड किया जाए. फिर भी इसके होने के बाद भी अगर एनपीए ज़्यादा हो जाता है तब तो स्ट्रेस होती है, बट एक तरीके से प्रिवेंटिव मेजर है ये बेसल, ठीक है. इसके 3 पैरामीटर्स हैं, एक कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, एक लेवरेज रेशियो, ठीक है. रिस्क वेटेड एसेट क्या होता है बता दिया मैंने कि एसेट को अगर रिस्क के अकॉर्डिंग उसको वेट करोगे तो उसको रिस्क वेटेड एसेट बोलेंगे, ठीक है. अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे क्या देखनी है कि आरबीआई भी फॉलो करेगा बेसल को. जब फॉलो करके इंडिया में जो नॉर्म्स बनाएगा कि किसी बैंक को कितना सीआर मेंटेन करना है, सीआरएआर मेंटेन करना है कितना, ठीक है, कितना उसको लेवरेज रेशियो मेंटेन करना है, तो ये जो उसका देगा कितना लिमिट है, दिस लिमिट विल बी गिवन बाई आरबीआई, नॉट बाय द बैंक्स, ठीक है. ये लिमिट सेट कौन करेगा, आरबीआई सेट करेगा. क्लियर है, ओके. तो ये जो आरबीआई के नॉर्म्स है ऑफकोर्स सेटअप बाई आरबीआई, ठीक है. तो कोई बोले कि सीआरएआर या फिर इसी को तो सीआर बोलते हैं, इज सेट बाय आरबीआई, ऑफकोर्स इट इज सेटअप बाय आरबीआई ओनली, ठीक है. तो ये क्लियर है, ओके. दिस पॉइंट विल कीप इन माइंड फॉर योर एमसीक्यू पॉइंट, ठीक है. ऑल राइट, नाउ देयर इज समथिंग कॉल्ड एज डीएसआईबी, डोमेस्टिकली सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक, ठीक है. तो ये क्या है, बेसिकली दिस आर इंपॉर्टेंट बैंक्स. अब बोलो मेरे को किस बैंक को आप इंपॉर्टेंट डिक्लेयर करोगे, वैसा बैंक जो कि स्ट्रांग हो. अब बैंकिंग में स्ट्रांग बैंक कौन हो सकता है, विच हैव एडिक्वेट कैपिटल टू मेंटेन द शॉक्स. तो विच हैज़ एडिक्वेट कैपिटल मतलब कि इसका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो आपको नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा होना चाहिए, इट शुड बी हाई, राइट. सो दैट इज़ वाई आप देखोगे डोमेस्टिक सिस्टम के इंपॉर्टेंट बैंक में क्या होगा कि जो बेसल नॉर्म्स होंगे इनके लिए दे विल बी स्ट्रिक्ट, ठीक है. या फिर जो आरबीआई नॉर्म सेट करेगा कि कितना आपको क्या मेंटेन करना है, दे विल बी स्ट्रिक्टर. क्यों, क्योंकि अगर आप इन सारे नॉर्म्स को सेटिस्फाई करते हो देन ओनली विल टेक यू एज समथिंग कि हम आपको बोलेंगे, आप तभी तो बोलूँगा मैं कि आप इंपॉर्टेंट बैंक्स हो, ठीक है. अब ये डोमेस्टिक लेवल पे है तो उसको डीसेप बोलेंगे, डोमेस्टिक इंपॉर्टेंट बैंक बोलेंगे. बट अगर ये ग्लोबल लेवल पे है इसको बोलते हैं ग्लोबल सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक. अब ग्लोबल वाला सेट कौन करता है, तो डीसेप डिक्लेयर करेगी आरबीआई, ठीक है. और ग्लोबल वाला डिक्लेयर करती है इज योर बेसिकली फाइनेंशियली स्टेबिलिटी बोर्ड. ये क्या है, ये ग्लोबल बॉडी है अंडर G20, ठीक है. तो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि जीसिप कौन डिक्लेयर करता है, तो एफएसबी करती है, और डीसिप डोमेस्टिक वाला कौन करता है, तो आरबीआई करती है. अभी एट प्रेजेंट इंडिया में कौन कौन से डीसिप्स हैं, देखो इसका नोट्स आप अच्छे से बनाना, ठीक है, ठीक है. इसका नोट्स अच्छे से बनाना, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको रिटन नोट्स क्यों नहीं दिया, द रीजन इज कि इट इज़ मोर अबाउट अंडरस्टैंडिंग, राइट. तो यू शुड मेक योर ओन नोट्स आउट ऑफ दिस, ठीक है. शॉर्ट नोट्स बनाना है इसके लिए आप. तो डीसिप इंडिया में कौन कौन से हैं, ये पीटी में भी कवर हुआ है आपके, ठीक है. तो आपका कौन कौन सा है, आपका एसबीआई है, इट्स योर एचडीएफसी एंड आईसीआईसीआई, ठीक है. 3 बैंक्स इंडिया में है, इनको बोलते हैं डीसिप्स. डीसिप को एक और नाम से बोलते हैं, इनको कहते हैं, इनको टाइटल लगाया जाता है टू बिग टू फेल. दिस बैंक्स आर टू बिग दैट दे कैन नॉट फेल, क्योंकि इनके पास इतना कैपिटल है कि इवन इफ दे फेल सम स्ट्रेस दे कैन टेक ओवर, ठीक है, दे कैन मैनेज, इनके पास इनफ बफर स्टॉक है, ठीक है, ओके. नाउ विल टॉक अबाउट सम बेसिक थिंग्स जो मिसलेनियस है कि डीआईसीजीआई क्या है, आईआरडीए क्या है, पीएसबी और आरबीआई में क्या क्या नुआंसेस है, एंड देन योर एनपीसीआई के बारे में. ये 4 टॉपिक हम डिस्कस करेंगे विच इज सुपर इंपॉर्टेंट फॉर योर पीवाईक्यू, सॉरी एमसीक्यू. देखो क्या डीआईसीजीआई क्या होता है, डिपॉजिट इंश्योरेंस गारंटी, ठीक है. कि अगर एज अ डिपॉजिटर आपने बैंक में कुछ डिपॉजिट किया, तो सॉरी बैंक आरबीआई में नहीं, बैंक में अगर डिपॉजिट किया, ये आरबीआई नहीं है बैंक है, तो अगर आपने डिपॉजिट किया बैंक में कुछ, तो इस डिपॉजिट कुछ गारंटी तो होगी. सो दैट इज़ वाई, तो बेसिकली क्या है कि ये डीआईसीजीआई जो बॉडी है ये इंश्योर करती है कि अगर किसी डिपॉजिटर ने डिपॉजिट किया है बैंक में तो उसमें उसको इंश्योरेंस मिले, तो उस डिपॉजिट का इंश्योरेंस मिले कि डिपॉजिट कभी डिफॉल्ट ना करे बैंक, ठीक है, ओके. तो 5 लाख तक का अमाउंट कवर करती है, एक एमसीक्यू का पॉइंटर, ठीक है, ओके. प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों कवर्ड है उसके डिपॉजिट पे, ठीक है. एंड
डिपॉजिट किया तो ऑब्वियसली इसको इंटरेस्ट देगी ना। तो मान लिया कि आपके 5 साल का प्रिंसिपल है, तो 5 साल के लिए आपने मान लो 5 लाख रुपए किए थे, तो 5 साल के लिए 5 लाख रुपए, तो ये प्रिंसिपल तो मिलेगा आपको वापस, और जो इंटरेस्ट मिलना था आपको 5 साल के लिए, क्योंकि आपका पैसा तो फंसा रह गया ना, ये भी आपको वापस रिटर्न नहीं मिलेगा अगर ये बैंक आपको नहीं दे रही है। तो गारंटी कौन करता है? DICJ आपको गारंटी करता है अप टू 5 लाख। ठीक है, अब DICJ को ओन कौन करता है? ओन बाई RBI। एग्जाम में बोलेगा कि ओन बाई गवर्नमेंट, नो, ओन बाई RBI। ओन बाई फाइनेंस मिनिस्ट्री, नो, ओन बाई RBI। ठीक है, ओके। MCQ पॉइंटर, एवरी पॉइंटर इज ऑफ MCQ पॉइंटर, उसके अलावा फालतू चीज़ उसमें है ही नहीं। अब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आपने जब भी इंश्योरेंस करवाया तो प्रीमियम भरना पड़ता है LIC वगैरह में, तो ये प्रीमियम देना पड़ेगा DICGI को। बट ये प्रीमियम देता कौन है? क्वेश्चन इसकी, जो डिपॉजिटर है वो प्रीमियम देगा या फिर जो बैंक से वो प्रीमियम देंगे? तो बैंक्स देंगे प्रीमियम। ठीक है, यहाँ सोचना कि डिपॉजिटर के लिए कवर्ड है, डिपॉजिटर देगा, डिपॉजिटर नहीं देगा। ठीक है, अब ये हो गया हमारा। अब आ जाओ IRDA में। ये क्या है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। मतलब कि ये बॉडी, जैसे मान लिया हमें पता है कि सेबी स्टॉक को रेगुलेट करती है, RBI सारे बैंक को रेगुलेट करती है। ठीक है, अब इंश्योरेंस वाले को कौन रेगुलेट करेगा? तो ये IRDA करती है। ठीक है, इट्स ए स्टैट्यूटरी बॉडी ऑफ कोर्स, एंड ऑटोनोमस बॉडी एंड एपेक्स बॉडी फॉर व्हाट? फॉर इंश्योरेंस। तो इसका मतलब कि RBI आपके इंश्योरेंस को नहीं देखती है, RBI इंश्योरेंस कंपनी से रेगुलेट नहीं करेगी, इंश्योरेंस कौन करेगा? IRDA करेगी। और ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, ऑटोनोमस है। ठीक है, RBI के अंदर में नहीं है, ऑटोनोमस है। ठीक है, एपेक्स बॉडी लाइक सेबी। ठीक है, ओके। तो सेबी, RBI एंड IRDA तीनों अपनी SBI सेबी बात करेगा स्टॉक्स के बारे में, IRDA विल टॉक अबाउट इंश्योरेंस एंड RBI विल टॉक अबाउट द बैंक्स। तो ये क्लियर है? ओके। नाउ विल टॉक अबाउट समथिंग कि ये IRDA जो बनाया गया था किसके रिकमेंडेशन में बनाया गया था? द रिकमेंडेशन वाज द RN मल्होत्रा कमेटी। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन है RN मल्होत्रा कमेटी किससे रिलेटेड है? तो फॉर इंश्योरेंस सेक्टर। ठीक है, इतना क्लियर ध्यान रखेंगे। ओके, एक और है जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, से नाम सुना है इसका? ठीक है, इट इज़ फुल्ली ओन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एक जनरल फैक्ट है, ध्यान रखना एग्जाम के लिए। ओके, नाउ सी पब्लिक सेक्टर बैंक में पता है क्या होता है? जिसका ओन शेयर जो है गवर्नमेंट ओन करती है। अब RBI और पब्लिक सेक्टर बैंक में क्या कनेक्शन है? देखो, RBI पब्लिक सेक्टर बैंक का लाइसेंस रिवोक नहीं कर सकती, वन इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर योर MCQ। ठीक है, RBI PSB के डायरेक्टर को, चेयरमैन को रिमूव नहीं कर सकती। ठीक है, इनको कौन करता है? बैंक्स बोर्ड ब्यूरो वाले लिख करते हैं। इतना UPSC के 2022 या 23 के प्रीवियस ईयर में आया था। ठीक है, RBI कैन नॉट रेगुलेट द मर्जर ऑफ PSB। अगर दो PSB मर्ज कर रहे हैं तो RBI रेगुलेट नहीं करेगी। ठीक है, प्राइवेट बैंक के मर्जर में RBI कर सकती है बट PSB के लिए नहीं करेगी। ठीक है, तो इससे कंक्लूजन क्या निकला कि इन द रेगुलेशन ऑफ द पब्लिक सेक्टर बैंक RBI के पावर थोड़ी क्या है? लिमिटेड है। ठीक है, नाउ टॉक अबाउट समथिंग कॉल्ड NPCI। NPCI क्या है? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये किसका इनिशिएटिव है? ठीक है, तो ये इनिशिएटिव है आपके RBI और इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन का। ठीक है, इसको रजिस्टर किया जाता है कंपनीज एक्ट में। एक MCQ की बोल देगा प्रॉफिट वाली कंपनी है? नो, इट इज़ अ नॉन प्रॉफिट कंपनी। इसका 5% शेयर जो है PSB के पास, पब्लिक सेक्टर बैंक के पास है। ठीक है, अब इस NPCI ने कुछ इनिशिएटिव लिए, लाइक रुपे दिया, UPI दिया, AEPS दिया। ठीक है, ये सब किसका सिस्टम है? NPCI का दिया हुआ। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? तो ये क्लियर कर लिया हमने। नाउ विल टॉक अबाउट समथिंग कॉल्ड एज बैंक बोर्ड्स ब्यूरो। ये यही वाला है। तो PSB का रेगुलेशन वगैरह जो भी है ना, उनके चेयरमैन का अपॉइंटमेंट वो कौन करता है? बैंक्स बोर्ड ब्यूरो करती है। क्या है? इट इज़ एन ऑटोनमस बॉडी। पहली चीज़, किस कमिटी ने बनाया इसको? नायक कमिटी। ठीक है, इसने कुछ इंद्रधनुष प्लान बनाया। ठीक है, विच टॉक्ड अबाउट सर्टेन रिफॉर्म्स इन द बैंकिंग सेक्टर। ठीक है, ओके। इसका रोल क्या है? PSB के चेयरमैन को अपॉइंट करना। ठीक है, और दूसरे स्टेट ओन बैंक के हेड को अपॉइंट करना, इसका ये फंक्शन है। ठीक है, इसे कंपोजिशन क्या है? एक बार मोटा मोटा ऊपर से देख लो, कुछ एक्सपर्ट जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी पूछा जा चुका है प्रीवियस क्वेश्चन में। ठीक है, नाउ इस साल के PT में आपके अभी अपडेट PT में ये क्वेश्चन ये वाला था। देखो ऑलरेडी मेरे नोट्स में ये है, इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम। क्या है कि पहले था कि जो ओम्बड्समैन स्कीम था ना RBI का, वो सिर्फ बैंकिंग को कवर करता था। ना उन्होंने इंटीग्रेट कर दिया। ठीक है, वन नेशन वन ओम्बड्समैन। तो इसमें कह रहे हैं ये लोग कि बैंकिंग को भी देखेगी, NBFC को भी देखेगी, और डिजिटल जो ओम्बड्समैन है उसको भी देखेगी। ठीक है, लेकिन इंश्योरेंस को नहीं देखेगी। इंश्योरेंस को इंश्योरेंस ओम्बड्समैन देखेगा। ठीक है, इंश्योरेंस एक डिफरेंट आपका वर्टिकल हो जाता है। सो ये ध्यान रखेंगे MCQ के लिए। ठीक है, किसको देखेगी? इसको देखेगी और इसको नहीं देखेगी। ऑलराइट, ये हो गया आपका क्लियर। ओके, नाउ विल टॉक अबाउट समथिंग कॉल्ड एज LF एंड MSF, विच इज़ योर लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी एंड मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ये बेसिकली क्या है कि मान लो कि देर इज़ अ बैंक एंड देर इज़ दिस पर्सन। ठीक है, अब ये पर्सन क्या कर सकता है कि बैंक को या तो पैसे दे सकता है, डिपॉजिट कर सकता है, या तो बैंक से पैसे ले सकता है, लोन, एज ए लोन। ठीक है, बट अगर बैंक को पैसे लेने होंगे या बैंक को पैसे जमा करने होंगे, ठीक है, तो बैंक को अगर लोन लेना होगा या फिर बैंक को अपने पैसे को कहीं डिपॉजिट या फिर पार्क करना होगा, तो बैंक कहाँ जाएगी? हु इज़ अ बैंकर ऑफ द बैंक्स? सो इट इज़ योर RBI। सो बेसिकली हु इज़ अ बैंकर ऑफ पीपल? नॉर्मल बैंक्स। एंड हु इज़ अ बैंकर ऑफ बैंक्स? RBI। ठीक है,
सो दिस इज बेसिकली व्हाट इज योर एलएफ में से बात करता है कि बैंक्स को अगर पैसे लेने हैं, बैंक्स हैज टू बोरो मनी फ्रॉम द आरबीआई, तो उसकी क्या मैकेनिज्म है। द फर्स्ट मैकेनिज्म इज योर लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। एक कॉरिडोर है, एक सिस्टम है जिससे कि बैंक्स कैन बाय मनी, बोरो मनी फ्रॉम द आरबीआई, ठीक है, इसको बोलते हैं एलएफ। दूसरा फैसिलिटी से कहते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। तो ये दो अलग तरह की फैसिलिटीज, दोनों के बारे में हम डिफरेंस बात करेंगे, ठीक है। एंड विल टॉक अबाउट एलएफ। देखो एलएफ के बारे में बात करो कि शॉर्ट टर्म लोन देगा, नंबर 1 आरबीआई लोन देगा बैंक्स को, ठीक है। कोलेटरल रिक्वायर्ड होगा इसमें। कोलेटरल मतलब कि आपको कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। अगर बैंक से लोन चाहिए तो आरबीआई ऐसे ही आपको लोन नहीं देगी। बैंक्स, अगर आप बैंक के पास जाओगे लोन लेने के लिए तो आपको गिरवी रखना पड़ता है। सिमिलरली बैंक्स भी आरबीआई के पास जाए तो आरबीआई बोलेगी ठीक है ऐसा लोन नहीं मिलेगा, यू हैव टू गिव समथिंग इन कोलेटरल, ठीक है, ओके। अब कोलेटरल में क्या रखोगे, तो आरबीआई बोलती है गवर्नमेंट सिक्योरिटी रख दो, ट्रेजरी बिल रख दो, या फिर कैश मैनेजमेंट बिल रख दो, तीनों में से कुछ भी रख दो। ये सब क्या है बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। अब सवाल है कि इसमें कौन लोन ले सकता है। एनी वन कैन टेक लोन। बैंक ले सकते हैं, सारे बैंक शेड्यूल एंड नॉन शेड्यूल दोनों ले सकते हैं, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट ले सकती है, स्टेट गवर्नमेंट ले सकती है, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान रखना कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट शेड्यूल जो लोन लेती है इट इज़, इसका मैकेनिज्म बहुत थोड़ा डिफरेंट है, उसको हम बाद में बात करेंगे। एनबीएफसीज ले सकती है लोन, ये ध्यान रखना है। सो ऑल द क्लाइंट्स ऑफ आरबीआई एलिजिबल टू टेक लोन अंडर द लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी कॉरिडोर। बट ये जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ थिंग, ठीक है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल बैंक ले सकती है लोन और नॉन शेड्यूल नहीं ले सकती। दैट्स ए स्पेशल काइंड ऑफ लोन। तो बेसिकली ये क्या है, दिस इज अ स्पेशल काइंड ऑफ लोन, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो रहा है, आरबीआई इज हियर, ये बैंक है लेकिन सिर्फ शेड्यूल बैंक्स हैं, तो इनको आरबीआई लोन दे रही है एंड दे पे समथिंग इंटरेस्ट, ठीक है। अब जिस इंटरेस्ट पे ये लोन लेती है ये आपका हो गया एमएसएफ, अगर शेड्यूल बैंक लेती है तो, ठीक है, ओके। ये कब होता है, सिर्फ इमरजेंसी केस में होता है। ये आप ऐसा नहीं होगा कि हर दिन उठ के जाओगे बोलोगे भैया मेरे को एमएसएफ पे लोन दे दो, क्यों, क्योंकि ये पीनल रेट पे लोन मिलता है। अगर आपको कोई भी इमरजेंसी में पैसे देगा या जो भी देगा तो आपसे पैसे ज़्यादा चार्ज करेगा, तो ये इंटरेस्ट रेट जो होगा ये हाई होगा एज़ कम्पेयर टू ये लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। तो इस एलएफ के अंदर में एक होता है उसे कहते हैं रेपो रेट। तो जिस रेट पे एलएफ इस फैसिलिटी के अंदर में, इस सिस्टम के अंदर में, अगर आप बैंक से, आरबीआई से बैंक लोन लेती है, ठीक है, तो जिस इंटरेस्ट रेट पे लेगी उसको बोलेंगे रेपो रेट। रेपो रेट को हम पॉलिसी रेट भी बोलते हैं, विच इज़ मैनेज अंडर योर मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी सेट करती है इस पॉलिसी रेट को, ठीक है। एंड इसके थ्रू वो इन्फ्लेशन कंट्रोल करती है, मैं बताऊंगा कैसे करती है। सो आरबीआई बेसिकली क्या करती है, बैंक, आरबीआई बैंक को लोन देगी, ये कोलेटरल रखेगा बैंक इसके पास, एंड ये इंटरेस्ट पे करेगी। जिस रेट पे इंटरेस्ट पे करेगी उसको बोलते हैं रेपो रेट, या इसका एक और नाम है पॉलिसी रेट। ये क्लियर है, ओके। अब द क्वेश्चन इज कि एमसीक्यू कहाँ से बनता है कि इसमें जो कोलेटरल रखा इसने, ठीक है, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी रखना है। अब हमने पीछे में क्या पढ़ा था कि एक एसएलआर होता था, एक सीआरआर होता था। अब आरबीआई बैंक्स को क्या करना होता था कि एसएलआर को अपने कोटा के में फिक्स करना पड़ता था अपने पैसों को। अब इस एसएलआर में वो दे कैन पुट द सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट सिक्योरिटी। अब बैंक्स क्या कर सकती है, मान लो कि एसएलआर कोटा में सिक्योरिटी रखा है, इसी सिक्योरिटी को उठा के अगर ये बोल रहा है कि मैं यहाँ पे आपको प्लेज कर दूंगा, तो डोंट यू थिंक कि बैंक्स आर प्लेइंग समथिंग हियर। क्यों, क्योंकि इसको आरबीआई ने मैंडेट किया कि आपको लेट से कि 100 गवर्नमेंट सिक्योरिटी इतने अमाउंट की रखनी है। अब इसमें से 100 में से मान लो कि बोलता है कि 50 सिक्योरिटी ले लो, इसी कोटा में से ले लिया, ठीक है, और बोला कि मेरे को लोन दे दो। तो व्हाट दे आर प्लेइंग इज दैट कि ये नई सिक्योरिटी नहीं खरीद रहे हैं। तो व्हाट आरबीआई वुड वांट कि नई सिक्योरिटी खरीदे, नई सिक्योरिटी लें, ताकि मोर एंड मोर सिक्योरिटीज आर दे आर बाइंग फ्रॉम द गवर्नमेंट। अब सिक्योरिटी ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है कि सिक्योरिटी बेसिकली होता क्या है कि गवर्नमेंट को फंडिंग मिलती है इससे, ये बैंक्स को पैसे मिलेगी, सॉरी ये बैंक्स गवर्नमेंट को पैसे देगी और गवर्नमेंट सिक्योरिटी इसको किसी चेक का पेपर देगी, ये बॉन्ड है, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट इज़ देयर, ये केस है। अगर दैट्स वाई आरबीआई क्या बोलती है कि हम आपको नॉर्मल केस में तभी इंटरेस्ट रेट देंगे, कभी इंटरेस्ट रेट कम चार्ज करेंगे, रेपो रेट पे तभी देंगे जब आप यहाँ पे जो एसएलआर सिक्योरिटी की जो है एसएलआर कोटा की सिक्योरिटी यूज़ नहीं करोगे, ठीक है। सो इस केस में बैंक्स कैन नॉट यूज़ द एसएलआर कोटा सिक्योरिटीज। लॉजिक समझ गए, क्योंकि बैंक आरबीआई चाहती है कि ज़्यादा ज़्यादा ये लोग खरीदें। अगर इस पर नहीं खरीद लेंगे तो ये लोग क्या करेंगे, पास सारा का सारा एसएलआर कोटा की सिक्योरिटी रख देंगे और बोलेंगे कि इनको, इनका तो फायदा हो गया ना बैंक्स का कि इनको रेट भी कम मिल रहा है, इंटरेस्ट रेट भी कम पे करना है और एसएलआर कोटा की सिक्योरिटी को भी यूज़ कर पा रहे हैं, तो दे हैव द डबल प्रॉफिट। तो आरबीआई ये नहीं चाहती, लॉस में हो जाएगा गवर्नमेंट, इसलिए यहाँ पे एसएलआर कोटा की सिक्योरिटी इज नॉट अलाउड एंड दीज आर मोस्टली शॉर्ट टर्म। बट कोविड में क्या एक्सेप्शन हुआ था कि दे टर्न द लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन, कि 1 से 3 साल के लिए भी दिया था, तो दिस वाज एक्सेप्शन। इन जनरल रेपो रेट जो होता है वो शॉर्ट टर्म होता है, ठीक है, ओके। कौन एलिजिबल है, आरबीआई के सारे क्लाइंट एलिजिबल है क्योंकि इट इज़ अ काइंड ऑफ लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, ठीक है, ओके। और कोलेट्रल में ये देखो यहाँ पे ये टाइपो है, ये नहीं है, ठीक है। तो कोलेट्रल में दे कैन नॉट यूज अ एसएलआर कोटा सिक्योरिटी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर योर एमसीक्यू, ओके। अब ये देखो ये इमरजेंसी, बोलोगे यहाँ पे क्यों यूज़ कर सकता है, तो यहाँ पे दे कैन यूज़, ठीक है, दे कैन यूज़ कोलेट्रल, कहाँ लिखा हुआ है,
कोलेटरल यहाँ पे देना पड़ेगा आपको, दोनों में कोलेटरल देना पड़ेगा, कोलेटरल मतलब सब में देना पड़ेगा। दिस ओनली वन रेट जहाँ पे कोलेटरल नहीं लगता, वो है आपका बैंक रेट, ठीक है। तो यहाँ पे किस में कोलेटरल नहीं लगता है, तो बैंक रेट में कोलेटरल नहीं लगता, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। तो अगर रेपो रेट पे लोन लेना होगा बैंक्स को तो इस पर कोलेटरल लगेगा, यस कोलेटरल लगेगा, ठीक है। अगर आपको मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी पे लेना है, मतलब इमरजेंसी वाले पे लेना है, इस पर कौन ले सकता है, सिर्फ शेड्यूल कमर्शियल बैंक ले सकती है, ठीक है। तो इस पर क्या कोलेटरल लगेगा, इस पर भी कोलेटरल लगेगा, ठीक है, कोलेटरल लगेगा। अब विल टॉक अबाउट टू थिंग्स, इस दोनों में क्या हो रहा है बेसिकली, इन दोनों में मैकेनिज्म वॉज कि यहाँ पे आरबीआई है, यहाँ पे बैंक्स है। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि आरबीआई बैंक्स को लोन दे रही है और बैंक्स आरबीआई को इंटरेस्ट दे रहा है, ठीक है। और बीच में गवर्नमेंट सिक्योरिटी प्लेज करती है बैंक्स, ठीक है। तो दोनों में कोलेटरल इज रिक्वायर्ड, ठीक है। अब देयर इज वन मैकेनिज्म जिसमें क्या होता है, ये उल्टा हो जाता है। इसमें क्या होता है, देयर टू इसमें चीज़ उल्टी हो जाती है, इसको कहते हैं रिवर्स रेपो रेट, उसको कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। एक और सिस्टम उसको कहते हैं हम लोग स्टैंडर्ड डिपॉजिट फैसिलिटी, ठीक है। अब इसमें होता क्या है समझो, इसमें हो रहा था कि आरबीआई बैंक के पास पैसे डाल रही थी, यहाँ पे उल्टा इज़ हैपनिंग। यहाँ पे अगर ये बैंक है, ठीक है, तो व्हाट इज़ हैपनिंग हियर कि यहाँ पे आरबीआई पैसे ना देके आरबीआई पैसे रखती है, तो बैंक्स आर पार्किंग देयर मनी विद द आरबीआई, ठीक है। बैंक्स आर पार्किंग देयर मनी विद द आरबीआई और आरबीआई बदले में क्या करती है, आरबीआई यहाँ पे इसको इंटरेस्ट दे रही है। एंड ये जो इंटरेस्ट आरबीआई देती है, दिस इंटरेस्ट इज व्हाट वी कॉल एज, इस इंटरेस्ट का जो रेट होगा उसको बोलेंगे रिवर्स रेपो रेट। रेपो का रिवर्स हो गया। रेपो में क्या हो रहा था कि आरबीआई बैंक को लोन दे रही थी, अभी आरबीआई उल्टा बैंक से पैसे लेके रख रही है। अब कोलेटरल यहाँ पे अगर इन्वॉल्व है, ठीक है, अगर यहाँ पे कोलेटरल इन्वॉल्व है तो उसको बोलेंगे रिवर्स रेपो रेट। तो रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है, कोलेटरल इन्वॉल्व होता है और आरबीआई ऑफ कोर्स ये आरबीआई से पैसे जाती है, आरबीआई पैसे लेती है आपके बैंक से, ठीक है। और आरबीआई बदले में क्या देती है उसको, इंटरेस्ट। जिस इंटरेस्ट पे देती है, चार रेट पे देती है, उसको रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं, ठीक है। अब स्टैंडर्ड डिपॉजिट फैसिलिटी क्या है, डिपॉजिट फैसिलिटी, डिपॉजिट करता कौन है, बैंक्स करती हैं। तो सेम मैकेनिज्म होगा कि बैंक्स विल बी डिपॉजिट देयर मनी टू द आरबीआई, ठीक है। बट यहाँ पे कोलेटरल इन्वॉल्व नहीं होगा। तो एसडीएफ और रिवर्स रेपो में क्या फ़र्क है कि इसमें कोलेटरल इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है, ओके। अब देयर इज वन क्वेश्चन विच आई आस्क फ्रॉम यू कि एचडीएफ और एमएसएफ, सॉरी एचडीएफ और रिवर्स रेपो रेट में, ठीक है, रिवर्स रेपो रेट में किसका रेट ज़्यादा है, ठीक है। एसडीएफ एंड रिवर्स रेपो रेट में किसका रेट ज़्यादा है। एंड एक चीज़ यहाँ समझो, कंपैरिजन यहाँ पे करो कि आपका रेपो रेट, ठीक है, और एमएसएफ में दोनों में रेट किसका ज़्यादा दिया। जर टू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एमसीक्यू। ये आपको कंपेयर मैं क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि देखो दोनों का मैकेनिज्म सेम है कि इसमें दोनों में बैंक इंटरेस्ट दे रही है, इसमें दोनों में आरबीआई इंटरेस्ट दे रही है, तो ये दोनों का मैकेनिज्म सेम है, इसलिए दोनों में कंपैरिजन करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो कंपैरिजन देखो कि एचडीएफ और रिवर्स रेपो में कौन सा ज़्यादा है कौन सा कम है, और रेपो रेट एमएसएफ में कौन ज़्यादा है कौन कम है। अब यहाँ समझो क्या होगा, इसमें समझो कि यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। तो अब यहाँ देखो कि रेपो रेट में क्या हो रहा था, रेपो रेट में आप कभी भी लोन ले सकते हो, ये सिर्फ इमरजेंसी में ले सकते हो। तो इमरजेंसी में ऑब्वियसली आरबीआई क्या बोलेगी कि मेरे को ज़्यादा इंटरेस्ट दो, इसीलिए एमएसएफ विल बी मोर देन योर रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, तो अब देखो यहाँ पे ये चीज़ हो गया। अब यहाँ पे आप चीज़ से कनेक्ट कर पा रहे हो, क्या चीज़ है कि अब इसको पूरा का पूरा आप एक बार दिमाग में फिक्स करो पिक्चर के। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी है, इसके अंदर में आपका रेपो रेट है एंड रिवर्स रेपो रेट है, ये दोनों लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के अंदर में आती है, ठीक है, कि लिक्विडिटी को एडजस्ट करने की फैसिलिटी। अब एमएसएफ क्या है, स्पेशल सर्कमस्टांस में, ठीक है। एक और है एसडीएफ इज ऑल्सो स्पेशल सर्कमस्टांस, जिसमें कि आपको बोलती है कि रिवर्स की आरबीआई बोलेगा मेरे पास पैसे रख दो और मैं आपको इंटरेस्ट देता हूँ, ठीक है। जिस रेट पे देगा उसको बोलेंगे रिवर्स रेपो रेट। ये जनरल सर्कमस्टांस है। स्पेशल वाला होगा, इसका स्पेशल कैसे एचडीएफ, इसका स्पेशल कैसे एमएसएफ। ये क्लियर है, ओके। अब एचडीएफ बताओ, कंपैरिजन बताओ कि एचडीएफ और रिवर्स रेपो रेट में ज़्यादा कौन होगा। ज़्यादा आपका एचडीएफ होगा, ठीक है। अब एचडीएफ ज़्यादा क्यों होगा, अगेन वही बात है कि यहाँ तो कोलेटरल नहीं लग रहा। आरबीआई बोलती है मैं तो कोलेटरल नहीं ले रहा हूँ आपसे, तो आप मुझे ज़्यादा दो ना पैसे, ज़्यादा इंटरेस्ट दो, मैं आपको ज़्यादा इंटरेस्ट दूंगा, ठीक है, क्योंकि मेरे को कोलेटरल नहीं देना पड़ रहा है यहाँ पे। तो आरबीआई क्या बोल रही है कि मैं आपको ज़्यादा इंटरेस्ट यहाँ पे दे रहा हूँ, कोलेटरल इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। दैट्स व्हाट योर एचडीएफ। तो ध्यान रखेंगे एचडीएफ रिवर्स रेपो से ज़्यादा है एंड यहाँ पे रेपो रेट जो है से ज़्यादा एमएसएफ है। ये बेसिक चीज़ हम ध्यान रखेंगे, ओके। अब यहाँ समझो कि इससे आरबीआई किस तरीके से लिक्विडिटी को एडजस्ट करती है। मैंने कहा ना लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, तो लिक्विडिटी किस तरीके से एडजस्ट होती है उसको समझो
कि मान लो सेम फंक्शन है, एक पहले ट्रिक समझ लो, ट्रिक क्या है। ट्रिक इज कि जो भी रेट है, एनी रेट यू सी, वे बीट योर रिवर्स रेपो रेट, ठीक है, रिवर्स रेपो रेट, या फिर आपका रेपो रेट, या फिर आपका मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, या फिर आपका बैंक रेट, ऑल द काइंड्स ऑफ रेट, अगर ये रेट इंक्रीज करेगा, ठीक है, तो फिर लिक्विडिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कैसे कम होगी, लेट मी गिव यू दी एक्सप्लेनेशन। सिंपल समझना कि यहाँ समझो कि आरबीआई है, बैंक है, अगर रेपो रेट में व्हाट वाज हैपनिंग कि रेपो रेट में इंटरेस्ट दे कौन रहा था, बैंक को पे करना था। अगर इस रेट को आरबीआई ने हाइक कर दिया, मतलब कि बैंक हैज़ टू पे मोर इंटरेस्ट, तो बैंक को ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, तो बैंक लोन कम लेगी, तो बैंक अगर लोन कम लेगी तो बैंक के पास पैसे कम हुए, बैंक के पास अगर पैसे कम हुए तो क्या हो गया, लिक्विडिटी क्या हो गई, कम हो गई। सो इन दिस केस लिक्विडिटी इज डिक्रीज्ड, वाई, क्योंकि रेपो रेट बढ़ गया। अब समझो कि रिवर्स रेपो रेट बढ़ने से क्या होगा। अब रिवर्स रेपो रेट भी अगर आरबीआई ने बढ़ा दिया, आपको लगेगा इसको कैसे होगा। अगर रिवर्स रेपो रेट बढ़ा दिया मतलब क्या कि आरबीआई बैंक को ज़्यादा इंटरेस्ट दे रही है, तो बैंक विल बी इंसेंटिवाइज, तो बोलेगी कि मैं ज़्यादा आरबीआई के पास पैसे रखूंगी। तो ज़्यादा बैंक अगर आरबीआई के पास पैसे रखेगी तो बैंक के पास खुद के पास पैसे क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो अल्टीमेटली क्या हो, लिक्विडिटी कम हो गई। दैट्स व्हाई रिमेंबर दिस ट्रिक ऑलवेज कि ऑल काइंड्स ऑफ रेट जब भी इंक्रीज होगा तो लिक्विडिटी कम हो जाएगी, ठीक है। तो अगर मुझे बताओ कि आरबीआई को, अब बताओ यहाँ से निकल के कि आरबीआई को अगर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना होगा एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, तो इन्फ्लेशन में क्या होता है, लिक्विडिटी क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है मनी की, या मनी सप्लाई क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ओके, नाउ इस केस में अगर ये बढ़ता है तो इसको आरबीआई क्या चाहिए, इसको कम करने के लिए, इसको आरबीआई वुड वांट टू रिड्यूस दिस, इसको रिड्यूस करने के लिए क्या करेगी, आरबीआई विल इंक्रीज ऑल द रेट्स विल इंक्रीज टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन, ठीक है। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई विल डू इंक्रीज ऑल द रेट्स, ठीक है। इवन द सीआरआर एसएलआर को भी आरबीआई बढ़ा देगी, तो हर चीज़ को आरबीआई बढ़ाएगी, उसको इन्फ्लेशन कंट्रोल करना होगा। तो ये क्लियर है। अच्छा, एक चीज़ समझा देता हूँ मैं और आपको, ध्यान रखना कि लिक्विडिटी एंड मनी सप्लाई बोथ आर नॉट द सेम थिंग्स, ठीक है, ये ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, ठीक है। कॉन्सेप्ट है, फैक्ट नहीं है, समझ लो कि क्या डिफरेंस है दोनों में। लिक्विडिटी का मतलब होता है कि लेट्स से फॉर एग्जांपल कि आपके पास पैसे हैं एंड देन यू हैव समथिंग इन योर बैंक अकाउंट, ठीक है, आपके बैंक अकाउंट में पैसे हैं, दे कैन बी आइदर इन योर करंट अकाउंट और योर सेविंग्स अकाउंट, ठीक है। लिक्विडिटी का मतलब होता है कि कितने ईजिली आप उस पैसे को कैश में कन्वर्ट कर सकते हो एंड दैट कैन बी यूज इन एन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, ठीक है। अब कोई पैसा अगर मेरे फिक्स डिपॉजिट में पड़ा है और कोई पैसा अगर सेविंग्स अकाउंट में पड़ा है या कोई पैसा करंट अकाउंट में पड़ा है, बताओ सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी किसकी होगी, लिक्विडिटी का ऑर्डर क्या होगा, करंट अकाउंट, फिर सेविंग्स अकाउंट, फिर फिक्स डिपॉजिट, ये ऑर्डर होता है लिक्विडिटी का। सबसे ज़्यादा इजीली किसको आप यूज़ कर सकते हो, करंट अकाउंट वाले को, फिर सेविंग्स अकाउंट वालों को, फिर फिक्स डिपॉजिट को, ठीक है। ये तो सबसे कम लिक्विडिटी इसकी है, ठीक है। अब किसी ने मेरे से बोला कि लेटस से कि मेरे पास अपने सेविंग्स अकाउंट में पैसे थे, मैंने सेविंग्स अकाउंट से 5,000 रुपये निकाल के आई पुट इन माई करंट अकाउंट। तो अब मुझे बताओ कि व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑन द लिक्विडिटी एंड व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑन द मनी सप्लाई। दिस विल बी योर एग्जाम का क्वेश्चन, ओके, यूपीएससी क्वेश्चन में आया हुआ है। तो मनी सप्लाई पे देयर विल बी नो इफेक्ट, आपको लगेगा कैसे इफेक्ट नहीं पड़ा, एंड बट लिक्विडिटी विल बी इंक्रीज्ड, ठीक है। अगर किसी ने अपने फिक्स डिपॉजिट से पैसे निकाल के इन बैंक अकाउंट में डाल दिए, देन योर लिक्विडिटी विल बी इंक्रीज्ड बट देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन मनी सप्लाई अगेन। नाउ व्हाट इज द लॉजिक हियर, सी बेसिकली योर मनी सप्लाई मीन्स कि आपके पास टोटल पैसे कितने हैं, या तो आपके पास कैश में कितने पैसे हैं या फिर आपके पास बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं। वो आपका M0, M1, M2, M3 वाला था ना, वो वही वाला कॉन्सेप्ट है। या तो बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं, या तो करंट अकाउंट में हो जाए या सेविंग्स अकाउंट में हो जाए, या फिर आपके फिक्स डिपॉजिट में कितने पैसे हैं। ऑल दिस मनी इज अ पार्ट ऑफ योर मनी सप्लाई, बट गवर्नमेंट के पास जो पैसा है वो मनी सप्लाई का पार्ट नहीं, ध्यान रखना, ठीक है, ओके। सो दिस मनी इज अ पार्ट ऑफ योर मनी सप्लाई। तो मैंने किया क्या, अगर मैंने अपने FD का पैसा निकाल के अपने करंट अकाउंट में डाल दिया या फिर सेविंग्स अकाउंट में डाल दिया, तो मेरा पैसा ओवरऑल तो सेम रहा, एंड दिस ओवरऑल इसका पूरा का पूरा समेशन इज योर मनी सप्लाई। सो दैट इज वाई अगर यहाँ से मैं निकाल के यहाँ डालूँ, यहाँ से निकाल के यहाँ डालूँ, तो देर इज नो इफेक्ट ऑन द मनी सप्लाई। क्यों, कि मनी सप्लाई इज द सम टोटल ऑफ ऑल दीज, ठीक है, समझ रहे हो, ओके। बट अगर मैंने FD से निकाल के इसमें डाला तो मेरे पैसे की लिक्विडिटी ज़्यादा होगी, मैं उसको इजीली अब इकोनॉमी में यूज़ कर सकता हूँ। दिस इज द डिफरेंस। सो एग्जाम में इन जनरल इफेक्ट सेम होता है कभी कभी, बट अगर क्वेश्चन यूपीएससी ने एक बार पूछा है आपसे लिक्विडिटी पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, मनी सप्लाई क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ऐसे ही क्वेश्चन पूछा था कि FD से निकाल के इसमें डाल दिया, क्या इंपैक्ट पड़ा मनी सप्लाई में, तो मनी सप्लाई रिमेन्ड अनचेंज्ड, ठीक है। सो दिस वाज द क्वेश्चन, दिस वाज द लॉजिक, एंड वी ट्राई टू कवर दिस इन द मोस्ट कंसेप्चुअल वे पॉसिबल। यहाँ मैंने आपको ऐसा नोट्स नहीं दिया इसमें, यहाँ पे इस समय नोट्स नहीं दिया, क्योंकि दिस हैज़ टू बी अंडरस्टूड इन द होलिस्टिक मैनर, आई कैन नॉट बी मैकेनिकल हेयर। तो यहाँ पे मुझे समझाना था, दैट्स वाई आई ट्राई टू डू दैट। इसके नोट्स आपको बनाने हैं खुद से, शॉर्ट नोट्स, ठीक है। वॉच द लेक्चर अगेन एंड मेक द नोट्स, एक शॉर्ट नोट्स बना लो, बाकी सबका नोट्स तो है, आई अपलोड द PDF, बट एक शॉर्ट नोट्स खुद के बना लेना, ठीक है, ओके, दैट्स इट।
एक रनिंग नोट्स ले लेना शॉर्ट ऐसे पॉइंटर्स में, ठीक है, बस हो जाएगा वो, ठीक है। जिसका नोट्स है तो है, जिसका नहीं उसका ऐसे बना लेना, ठीक है। दैट्स इट। सो विद दिस विल बी एंडिंग और बैंकिंग लेक्चर। 25 MCQ आपका मैं अपलोड कर दूंगा एसएप, ठीक है। मेरे 20 क्वेश्चन मैंने फ्रेम कर दिए, 5 क्वेश्चन और बचे हैं। लेट मी डू दैट, थोड़ा टाइम लगता है, इट्स वेरी टाइम टेकिंग प्रोसेस। लेट मी डू दैट एंड अपलोड इट एसएप, ओके। सो विद दिस विल बी रैपिंग up our banking का lecture, and this I hope this was helpful, and I try to be as comprehensive and as conceptual as possible and as crisp at the same time, okay. So watch this and revise this as many times as you can, और फिर जब ये पूरा सेक्शन खत्म होगा, revise this from your test series, sessional test, okay. So okay, I'll take your leave, okay, bye bye, Godspeed.